बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक है टीचिंग एंड लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग। ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कल और परसों के यानी फ़र्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो पूछ सकते हैं। जी प्लीज़, किसी का कोई क्वेश्चन अगर पहले दूसरे लेक्चर में है कोई इशू तो पूछ सकते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी सर। ओके, स्टार्ट करते हैं जी सर, टीचिंग आ से। रही है। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग मैं आप लोगों तक ना कुछ चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ, कुछ नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ। बाद अवत मैं कोई अच्छी बात बता देता हूँ, कुछ वैल्यूज़ डिलीवर कर रहा होता हूँ या कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा होता हूँ। ठीक है, तो अब देखें ये ट्रांसफ़र है एक चीज़ की। जो चीज़ें जो सलाहियतें अल्लाह ने मुझे दी हैं मैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी आप होते हैं एवरीडे लाइफ में, आप भी कुछ चीज़ें अपने से लेस एक्सपीरियंस लोगों को कर रहे होते हैं, कन्वे कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। यही टीचिंग होती है। टीचिंग एक ऐसा अमल है जिसमें एक पढ़ा लिखा शख्स, एक एक्सपीरियंस शख्स, एक स्किल्ड पर्सन, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्या करता है, अपने से लेस एक्सपीरियंस बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज वगैरह ट्रांसफ़र करता है, इम्पार्ट करता है, शिफ्ट करता है। ठीक है, the process of imparting knowledge, skill, values, or information to other, typically in structured or systematic manner. It involves the transfer of knowledge from a teacher to learner with the goal of facilitating learning, understanding, and development. तो टीचिंग में हम नॉलेज को, स्किल्स को और एटीट्यूड को, वैल्यूज़ को, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, आगे ट्रांसफ़र करते हैं। किन तक? उन लोगों तक जो लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर से क्या मुराद है? अब देखें, टीचिंग के लिए एक मुकम्मल आपको चाहिए होता है कि आपको एक फ़ोरम चाहिए। मिसाल के तौर पर स्कूल है तो स्कूल में क्लासरूम चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए, करिकुलम चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, टाइम टेबल का पता होता है आपको। तो इसको कहते हैं सिस्टमेटिक या स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो इल्म का, स्किल का, वैल्यूज़ का और इन्फॉर्मेशन का दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को डिलीवर करना, ये टीचिंग कहलाता है। ट्रांसफ़र और इम्पोर्टिंग of knowledge, skill, values or information to other is called teaching. अब ये यॉकम और सिम्पसन ने डेफिनेशन दी है टीचिंग की, कि टीचिंग इज़ अ मीन्स वेयर बाई द एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ द ग्रुप गाइड द इमेच्योर एंड इनफैंट मेंबर इन देयर एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। इस डेफिनेशन के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक्सपीरियंस मेंबर, ये टीचर है, ये एक्सपीरियंसड है, ये बच्चे एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ द ग्रुप गाइड। दूसरी चीज़ आ गई है इमेच्योर एंड इनफेंट मेंबर। इनफेंट वैसे तो कहते हैं जो न्यू बॉर्न में होता है, बट यहाँ इनफेंट से मुराद ये है कि जो आपका मतलब जिसको इन्फॉर्मेशन ज़ीरो है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इमेच्योर एंड इनफेंट मेंबर्स। तीसरी चीज़ क्या है? एडजस्टमेंट इन लाइफ, कि उन्होंने अपनी एवरीडे लाइफ 24 घंटे की ज़िंदगी में किस वक्त क्या उनको प्रॉब्लम आ सकता है तो उसको उन्होंने कैसे टैकल करना है। तो प्रोसेस जिसमें एक एक्सपीरियंस मेंबर लेस एक्सपीरियंस या इनमेच्योर एंड इनफैंट मेंबर को उनकी ज़िंदगी में ख़ुद को एडजस्ट करने के काबिल बनाता है या सिखाता है ये चीज़ें, तो इसको टीचिंग कहा जाता है। ये दूसरी डेफिनेशन होगी टीचिंग की। तीसरी डेफिनेशन क्लार्क की है। क्लार्क क्या कहते हैं? एक्टिविटीज़ दैट आर डिज़ाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर। ये हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं, ये क्लार्क हैं। हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं जो चेंज हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। ठीक है, हम मतलब हमें कोई बताता है, हम किसी से सीखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हमारी उन हैबिट्स के अंदर तब्दीली आती है। हम ना लर्निंग की डेफिनेशन आज पढ़ेंगे। लर्निंग की डेफिनेशन कोई बता सकता है? जी शाबाश, एनीवन प्लीज। सर चेंज, अगर बिहेवियर चेंज आता है उसको लर्निंग कहते हैं। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड लर्निंग। ये आज ही हम पढ़ेंगे डेफिनेशन आगे जाके। अच्छा, अब बिहेवियर चेंज। जी हाँ जी, बिहेवियर चेंज।
अब देखें जो, चलें ये आगे होगी स्लाइड। अच्छा अब देखें ये जो क्लार्क की डेफिनेशन है ना, माइक ऑफ कर दें। क्लार्क की जो डेफिनेशन है ना, इसमें वो यही कह रहे हैं कि ये वो तमाम तर एक्टिविटीज़ हैं जो एक टीचर परफॉर्म करता है, क्यों? बच्चों के बिहेवियर के अंदर तब्दीली इंड्यूस करने की, उनकी हैबिट्स को, उनके बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, उनके एक्शंस को चेंज करने के लिए जो वो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करता है और परफॉर्म करता है क्लास के अंदर, वो सारी की सारी टीचिंग कहलाती हैं। ये क्लार्क ने कहा, ये बैठे हैं हजरत। अच्छा चौथी डेफिनेशन है बर्टन की, क्या है? टीचिंग इज़ अ स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। चार चीज़ें इसमें। सबसे पहले है स्टिमुलेशन। अब स्टिमुलेशन में हम क्या करते हैं? स्टिमुलेशन होती है कि आपको प्रिपेयर करना, ठीक है, आपको सर स्लाइड से छोटी शो हो रही है। प्रिपेयर्ड, आप ना एक दफ़ा लीव करके ज्वाइन कर लें। बाकी किसी को ये इशू है ये वाला? नो सर। नो सर। अच्छा स्टिमुलेशन, क्लियर है। स्टिमुलेशन किसको आप बोलते हैं भाई? स्टिमुलेट करना, ठीक है, ट्रिगर करना, मोटिवेट करना, रेडी करना, ठीक है। अब बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग, यस ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बच्चों को एक्टिवेट करते हैं, उनको कोई वार्म अप एक्टिविटी कराते हैं ताकि वो बच्चे हमारे क्या हो जाएं, सिंक हो जाएं जो इन्फॉर्मेशन हम उनको देना चाहते हैं उससे। अच्छा ये स्टिमुलेशन है। देन है गाइडेंस। गाइडेंस बेसिकली टीचिंग एक गाइडेंस प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों को गाइड करते हैं कि ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इसको नहीं करना, इसको करना है। तो दूसरा काम स्टिमुलेशन के बाद बच्चे जब तैयार हो जाते हैं कुछ सुनने के लिए, तो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि भाई ये है, ठीक है। तो गाइडेंस में गाइडेंस बेसिकली होता है, अच्छा ये दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है गाइडेंस, एक होता है काउंसलिंग। इनका डिफरेंस याद रखिएगा। इस पे पूरा एक लेक्चर है हमारा आगे आपके सेकंड लास्ट चैप्टर में, इस पे पूरा एक आपका लेक्चर होना है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इन दो वर्ड्स पे। अच्छा गाइडेंस जो है ना, ये है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं किसी एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। तो मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ ना कि जी मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे मशवरा दे मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करूँ। अब जो मेरा एक्सपर्ट जिससे मैं ओपिनियन लेने जाऊँगा ना, वो ये नहीं कहेगा कि आप जो है ना वो कोई फार्म बना लें, कोई पोल्ट्री फार्म बना लें, कोई किताबों की दुकान बना लें। नो, वो मुझे कहेगा कि अच्छा आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, मैं बताऊंगा टाइम कितना अवेलेबल होता है, बताऊंगा जगह कहीं शहर में अवेलेबल है, बताऊंगा मैं। तो मैं ना उसको सारी सिचुएशन जब बता दूंगा ना, तो उसके बाद भी वो मुझे ये नहीं कहेगा कि ये काम तुम कर लो। वो क्या कहेगा? वो मुझे कहेगा कि फरूकी साहब आप इस तरह करें कि ये ऑप्शन है आपके पास, तो आप देख लें आपको कौन सा बेस्ट लगता है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। बच्चे ने कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है, कोई डिग्री चूज़ करनी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने हैं, वो किसी के पास जाता है, तो वो बजाय इसके उसे कहे कि आप जो है ना इस्लामियात जो है ऑप्शनल इस्लामियत अख्तियारी वो रख लें, हेल्थ एंड फिज़िकल रख लें आप इंटर में, एफए में या बीए में वगैरह वगैरह, तो वो उसको उसका स्कोप बता देता है। अब वो बच्चा खुद डिसाइड करता है कि ये मैं इस साइड में जाऊँगा, ये चूज़ करूँगा, ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। ये होती है गाइडेंस। यानी किसी को आप सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं, उसको डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देते, उसे सारी सिचुएशन उसके सामने रख के उसे कहते हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारा मसला था, ये आगे सारा उसका जो है सारी सिचुएशन एनालिसिस के बाद मेरी तरफ से ये आपको रिस्पॉन्स है, अब इसमें से अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम खुद ढूंढो। ये होती है गाइडेंस। और काउंसलिंग क्या है कि मैंने जी एफए करना है तो मैं ऑप्शनल मजमून कौन से रखूँ? बेटा आप इस्लामियत अख्तियारी रख लो, आप जो है ना वो पंजाबी रख लो, आप फारसी रख लो। ये है काउंसलिंग। यानी काउंसलिंग में आप डायरेक्ट सोल्यूशन देते हैं। गाइडेंस क्या होती है कि गाइडेंस में आप उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद निकाले। तो लंबी बहस हो गई है। तो स्टिमुलेशन, उसके बाद गाइडेंस आप देते हैं उस बच्चे को, इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खुद निकाले। अब है डायरेक्शन। फिर कुछ चीज़ों में आप उसको डायरेक्शन भी देते हैं। मिसाल के तौर हम बच्चों को बताते हैं बेटा अपनी ज़िंदगी में ये काम लाजमी करना है, ये बिल्कुल नहीं करना, तो डायरेक्शन भी हम देते हैं। एंड इंकरेजमेंट, यू कैन डू। जो एक्टिविटीज़ हम गाइडेंस डायरेक्शन हम उनको देते हैं तो फिर हम इंकरेज भी करते हैं कि बच्चों आप ये कर सकते हो। तो ये चार चीज़ें हैं, स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट। ये जो है लर्निंग के लिए ये चार चीज़ें टीचिंग कहलाती हैं अकॉर्डिंग टू बर्टन। उसके बाद आखिरी डेफिनेशन है जी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। ये मोहतरमा ये यूनिवर्सिटी का हाल है और ये सबको लेक्चर दे रही हैं।
इस डेफिनेशन से मैं और आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर एक टीचर बच्चों को जो लेसन प्रेजेंट करता है इसी को टीचिंग कहा जाता है। गिविंग लेसन टू द स्टूडेंट इन स्कूल कॉलेज टू हेल्प देम टू लर्न बेटर बाय गिविंग देम इंफॉर्मेशन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है। कन्फ्यूशियस को फर्स्ट प्राइवेट टीचर हिस्ट्री का माना जाता है। ये हजरत बैठे हैं, इनको 561 BC इनको पहला प्राइवेट टीचर हिस्ट्री में माना जाता है। तो टीचिंग की यह डेफिनेशन है, मैं रिवाइज कर देता हूँ। टीचिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम नॉलेज या इन्फॉर्मेशन एक जगह से एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। क्यों करते हैं? ताकि लर्निंग बेहतर हो, अंडरस्टैंडिंग बच्चे की और डेवलपमेंट बेहतर हो। दूसरी डेफिनेशन हमने कहा कि एक्सपीरियंस मेंबर इमेच्योर इन्फेंट यानी लेस में एक्सपीरियंस मेंबर को उसकी लाइफ में एडजस्टमेंट के लिए क्या करता है? गाइड करता है। योकम एंड सिम्पसन। तीसरी डेफिनेशन हमने की है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने के लिए कराई जाती हैं, टीचर करता है क्लास के अंदर, इसको टीचिंग कहा जाता है क्लार्क के नज़दीक। बर्टन ने कहा कि स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन और इंकरेजमेंट इसको टीचिंग कहते हैं। इस पर हम पहले भी काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। और प्रोसेस ऑफ गिविंग लेसन टू स्टूडेंट इन स्कूल कॉलेज टू हेल्प देम टू लर्न बेटर बाय गिविंग देम इंफॉर्मेशन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। और कन्फ्यूशियस फर्स्ट टीचर है हिस्ट्री के। उसके बाद है नेचर ऑफ टीचिंग। लेकिन नेचर, प्रोसेस, फोकल पॉइंट, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, ये मुख्तलिफ नाम है इस चीज़ के। नेचर, प्रोसेस, कंपोनेंट, फोकल पॉइंट्स, एलिमेंट्स। तो टीचिंग एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है। टीचिंग क्या है जी? ट्रायंगुलर, 3 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल, 3 कंपोनेंट, फोकल पॉइंट से मुश्तमिल प्रोसेस है। और वो कौन कौन से हैं? उस्ताद, बच्चा और किताब, स्टूडेंट, टीचर एंड सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, टीचर क्लास में बच्चों को सब्जेक्ट मैटर यानी बुक, कंटेंट, करिकुला ये पढ़ाता है। तो टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर, ये 3 जो है वो कंपोनेंट होते हैं किसके? इनको 3 फोकल पॉइंट्स, 3 एलिमेंट्स, 3 कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग या ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग या नेचर ऑफ टीचिंग मुख्तलिफ बुक्स में कहा पढ़ा सुना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद 4 एसेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ये बल्गर एंड सीन ने 2013 एंड 2002 इसके अंदर ये 4 एसेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग जो है वो आइडेंटिफाई किए थे कि जो टीचिंग है वो इफेक्टिव किन चीज़ों से हो सकती है। सबसे पहले आउटकम, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो आपके प्री डिटरमिन हो कि आप क्या कराना, पढ़ाना, समझाना या क्या बच्चों की लर्निंग किस तरह की चाहते हैं। तो आउटकम सबसे पहले, ये 4 एसेस में सबसे पहले क्या चीज़ है? आउटकम। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है क्लैरिटी। अब इसमें क्या है कि आउटकम आपको भी क्लियर है, बच्चों को भी आप बता देते हैं, तो देन जो उस आउटकम के लिए जो आपने कंटेंट डिलीवर करना है ना, तो वो क्या हो? उस पर क्लैरिटी हो, यानी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म की ना रहे। तीसरी चीज़ है इंगेजमेंट। आपका बच्चा, यानी टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन ना हो, आपका बच्चा भी आपके साथ इंगेज हो, यानी क्वेश्चन आंसर हो रहे हो, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम्स के सलूशन, बाहर फील्ड विजिट, ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप बच्चे को क्लास में लर्निंग में इंगेज रखते हैं। एंड लास्ट वन एंथुसियाज्म, यानी वही इनकरेजमेंट, कि आप बच्चे को इनकरेज करते हैं कि ये आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ तो ये अभी मुझे कोई करके दे सकता है, कल कौन करके देगा, मुझे कौन करके ले आएगा, आप सब कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये इनकरेजमेंट, एंथुसियाज्म। आउटकम, क्लैरिटी, इंगेजमेंट एंड एंथुसियाज्म, ये 4 एसेस ऑफ टीचिंग कहलाते हैं। माइक फिर किसी का ऑन हो गया। और नेचर ऑफ टीचिंग में टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर। जी आउटकम्स वाला थोड़ा रिपीट कर दे, सर्विस इशू था। आउटकम इज ऑब्जेक्टिव। आपके जो SLOs हम कहते हैं ना, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, आपके आउटकम्स क्या हैं? अब देखिए ना, आप मिसाल के तौर पर आपने बच्चे को ना पानी पीने का तरीका समझाना है, सुन्नतें सिखानी है 6। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपने बच्चे को ये समझा पढ़ा दें। ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है कि बच्चा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें अमली तौर पर करे। वो जब भी पानी पिए तो सुन्नत के मुताबिक पिए। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे ना, तो फिर आप जो है वो कंटेंट को की जो क्लैरिटी है वो भी आप, मिसाल के तौर पर आप उसी क्लास में मौजूद है ना, तो आपको प्यास लगती है, आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि पानी जो है वो दाएं हाथ में पीना है बैठ के। अच्छा, ये मैंने एक आलिम से सुना है कि ये हर सिचुएशन, मिसाल के तौर पर अब आप रोड पे खड़े हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके लिए बैठना मुश्किल है, तो वहाँ पे गुंजाइश होती है इन चीज़ों की, मतलब इतनी सख्ती नहीं है हमारे दीन के अंदर।
तो अच्छा, आप, मैं बता रहा था कि बैठ के आप पानी पीते हैं क्लास में, दाएं हाथ में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, 3 सांसों में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, वगैरह वगैरह, देख के पीते हैं। ये 6 सुनते आपने पूरी कर ली, आपने सिखा दी बच्चे को। अब आपको खुद को प्यास लगती है, आप क्या करते हैं, उधर ही वाइट बोर्ड पे खड़े होकर बाएं हाथ से आप पानी का एक एक गिलास एक ही सांस में सारा पी जाते हैं। बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं कि आपके उनका बिहेवियर चेंज करें, उनकी आउटकम्स आप अचीव करना चाहते हैं उस टीचिंग के, तो नहीं होंगे। ठीक है, मतलब बच्चे भी उसी तरह ही करेंगे जिस तरह आप अमली तौर पर करेंगे। तो ये होता है आउटकम। आपको क्लियर है कि आपने ये चीज़ बच्चों को अमली तौर पर ज़बानी मिसाल के साथ कैसे समझानी है, तो वो आपको जब खुद पता होगा तब आप जो है वो आपके लिए आसान होगा कि आपका जो कंटेंट है आप उसको क्लियरली आगे डिलीवर करें। सर मतलब हम इफेक्टिव रिजल्ट्स को आउटकम्स कह सकते हैं। यस। अच्छा जी, उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। अच्छी टीचिंग की खसूसियात क्या है? टीचर का तैयार होना, मतलब उसको लेसन का, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है पब्लिक स्कूल्स के अंदर, सरकारी स्कूलों में उस्ताद क्लास में जाते हैं, कल कैसे पढ़ी है, आज कैसे पढ़नी है। ये मैं अपनी ज़बान में बता रहा हूँ कि कल क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ना है। टीचर को नहीं पता कि उसने क्या पढ़ाया था कल और आज क्या पढ़ाना है। बाद औक़ात तो यूँ होता है कि टीचर अगले सबक पे चला जाता है, एक सबक जंप करे। बच्चे बताते हैं कि सर ये एक पैराग्राफ आप छोड़ के जा रहे हैं। तो टीचर को प्रिपेयर्ड होना चाहिए, लेसन प्लान उसका होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्टर्स आर वेल प्रिपेयर्ड। अच्छा, बच्चों को एक्साइट करे, वार्म अप कराए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, ठीक है, कोई कहानी सुनाए। इंस्ट्रक्टर कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द स्टूडेंट, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एस्टैब्लिश पॉजिटिव रैपो विद द लर्नर्स, बच्चों के साथ बड़ा उसका हंसमुख चेहरा हो, बड़े प्यार से बच्चों के साथ बात करे। किसी बच्चों को ये खौफ ना हो कि हम उस्ताद से सवाल करेंगे और उस्ताद आगे हमें डांट देगा। इंस्ट्रक्टर ब्रिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, बच्चों को हर लेटेस्ट, हर तरह की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन बच्चों को शेयर करे। अब उसका जो टीचिंग स्टाइल होना चाहिए वो इजी टू डिफ़िकल्ट हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो। ये ना हो कि मतलब वो मुश्किल चीज़ें ही बताए, आसान से शुरू करे, नाउन से अननाउन की तरफ जाए। जो चीज़ें बेसिक्स बच्चों को पता है वो एग्जांपल दे, फिर बच्चों को आगे लेके चले। स्टूडेंट को लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व या इंगेज करे। उसकी लर्निंग फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव होनी चाहिए। अब फ्लेक्सिबल लर्निंग से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर उसने एक मेथड से जनाब आया, किताब उठाई और मुश्किल अल्फाज के मैनी बोर्ड के ऊपर लिख दिए, कुर्सी पे बैठ के वो शुरू हो गया जनाब इंग्लिश की ट्रांसलेशन करने। अब बच्चों को नहीं समझ आ रही तो वो उसी मेथड से पढ़ा के पीरियड उसका टाइम ख़त्म हो वो चला जाएगा। ये इनफ्लेक्सिबल टीचिंग होगी, नॉन फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल कौन सी होती है? अब उसको लग रहा है कि उसके बच्चे इस मेथड से नहीं समझ रहे तो वो फौरी अपना मेथड चेंज कर लेता है, ये फ्लेक्सिबल टीचिंग होती है। इंक्लूसिव क्या है? बगैर डिस्क्रिमिनेशन के सारे बच्चों को वो पढ़ा रहा हो। कल हमने पढ़ा था इंक्लूसिव। लर्नर बेस्ड इंस्ट्रक्शन हो, स्टूडेंट टॉक टाइम ज़्यादा हो उसमें, यानी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए। कंस्ट्रक्टिव इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग हो, कंस्ट्रक्शन से मुराद है कि बच्चों को मौका दे कि वो खुद अपना जो नॉलेज है या एक्सपीरियंसेस हैं वो कंस्ट्रक्ट करें। स्टिमुलेशन, एक्टिव प्रोसेस एंड लर्नर इंगेजमेंट, ये हो गया पहले। इंस्ट्रक्शनल रेलिवेंस एंड पर्पसफुल, इंस्ट्रक्शन आपकी ऑब्जेक्टिव से रेलिवेंट होनी चाहिए। एंड लास्ट वन है मैटर ऑफ ड्राइंग आउट, बच्चे उसमें से कंक्लूजन ड्रा कर रहे हो। बच्चे क्या कर रहे हो? उसमें से कंक्लूजन ड्रा कर रहे हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड टीचिंग की। अब डिफरेंस आता है टीचिंग वर्सेस ट्यूटोरिंग। एक होता है टीचर, एक होता है ट्यूटर। अच्छा, ये अगर इमेजेस अगर आप इसको मुशाहिदा करें तो ये एक बंदा एक ही बच्चे को पढ़ा रहा है, एक टीचर एक ही बच्चे को गाइड कर रहा है। और इधर अगर आप देखें तो ये मोहतरमा एक पूरी क्लास से मुखातिब है। तो कोई बता सकता है इन दोनों पिक्चर में डिफरेंस क्या है, किस चीज़ का है? यानी कोई ड्रा कर सकता है? जो मैं ये लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा ना, अब मैटर ऑफ ड्राइंग आउट, यानी टीचर सारी चीज़ें क्लियरली ना बताए, ये होता है मैटर ऑफ ड्राइंग आउट। बच्चे खुद उसको अंडरस्टैंड करें। जी, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? कोई इसको एलेबोरेट कर सकता है इन दोनों इमेजेस को? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सर फर्क है। वहाँ टीचिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है और ट्यूटर में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। यस सर, सिंगल टीचर जो है ना वो ट्यूटर होगा। सिंगल टीचर सिंगल स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट सिंगल टीचर इंडिविजुअल स्टडी करवा रहा है, वो सारी चीजें स्पून फीडिंग करवा रहा है। जबकि क्लास में वो मैटर ऑफ ड्रा आउट, जिस तरह आपने अभी बताया कि वो नकार रहे हैं ना, वो कुछ स्टूडेंट के एंड पर उसको
हाँ जी, यही फ़र्क होता है। टीचिंग और ट्यूटोरिंग के दो डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। फर्स्ट वन है, एक तो ये 1-to-1 रिलेशन होता है। बहुत से काम लेता है जी सॉरी, अच्छा, ट्यूटोरिंग जो है ना 1-on-1 रिलेशन है, 1-to-1, 1 टीचर 1 स्टूडेंट, ठीक है, या एक टीचर और एक या दो स्टूडेंट, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ये पर्सनलाइज्ड इन्वायरमेंट है, यानी बहुत आप समझ लें कि प्राइवेट टाइप का इन्वायरमेंट है, जिसमें वो स्टूडेंट और टीचर खुल के हर एक बात एक दूसरे से कर सकते हैं अपने किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना, हर बच्चे के हर सवाल को टीचर ये बेचारी एड्रेस नहीं कर सकती 1 घंटे के लेक्चर में। यहाँ जो है वो ये होता है कि पर्सनल जो गाइडेंस है, काउंसलिंग है, वो दी जाती है। यहाँ नहीं दी जाती, यहाँ फॉर्मल टाइप का इन्वायरमेंट होता है, क्लास जैसे इन्वायरमेंट होता है उस तरह से। तो इसमें टीचिंग में एक टीचर और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होते हैं, और इसमें फॉर्मल इन्वायरमेंट होता है क्लास का, ठीक है। इसमें पर्सनल इन्वायरमेंट एक टीचर एक स्टूडेंट, टीचर ट्यूटोरिंग के अंदर ये डिफरेंस है ट्यूटोरिंग और टीचिंग में। यानी ट्यूटोरिंग में एक टीचर एक स्टूडेंट होगा, और पर्सनलाइज्ड इन्वायरमेंट यानी उसमें हर तरह के उसके प्रॉब्लम्स को टीचर जो है वो, चूँकि साफ ज़ाहिर है एक बच्चा एक टीचर है तो वो सारे सोल्यूशन दे रहा है। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं ये फॉर्मल टीचिंग इन्वायरमेंट वाला माहौल होता है टीचिंग के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी कुछ पेडागोजिकल टर्म्स हैं, पेडागोजी, एंड्रागोजी, हेटागोजी, क्रिटिकल पेडागोजी, साइबरगोजी, पीरागोजी, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके जो फर्स्ट 2 लेक्चर हैं वो कंटेंट थोड़ा था, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होता जाएगा कि कंटेंट बढ़ता जाएगा और एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट होती जाएगी, यानी कम नहीं होगी बट थोड़ी मेरी स्पीड ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि हमारा कोर्स काफ़ी सारा है। तो हमने 60 लेक्चर के अंदर जो मेरा प्लान है, हर एक लेक्चर का कंटेंट डिवाइडेड है ऑलरेडी, वो हमने पूरा करना है। पेडागोजी और एंड्रागोजी, कल किसी फीमेल ने मुझे कहा था कि सर एक स्लाइड मिस है, और मैंने उनको असाइनमेंट दी थी कि आपने मुझे याद कराना है। हमारी ना एक स्लाइड यहाँ से कल मिस हुई थी, उसको चलें आज जो है वो भी मुझे याद आ गया, उसको इंक्लूड कर लेते हैं साथ हम। ये थी इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट होता है नेचुरल रिस्पॉन्स, आपका नेचुरल नॉलेज बाय बर्थ, जो इल्म आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है ना, इसको इंस्टिंक्ट नॉलेज कहा जाता है। इसको जिसको हमने प्रियोरी नॉलेज कल कहा कि जो बाय बर्थ होता है। अच्छा, डॉगमेटिक नॉलेज, वो इल्म जो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, वो इल्म जो हम हासिल करते हैं ना, वो हमारे लिए भी और हमारी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होता है, वो डॉगमेटिक इल्म होता है, डॉगमेटिक नॉलेज होता है। इसको बेनिफिशियल या इल्म महमूद भी कहा जाता है, जैसा कि कुरान मजीद, हदीस मुबारक का इल्म। ये इमाम गजाली की डिवीज़न है नॉलेज की। दूसरा है नॉन डॉगमेटिक नॉलेज। नॉन डॉगमेटिक नॉलेज जो है वो यूजलेस नॉलेज होता है, ऐसा इल्म जिससे हमें या हमारी सोसाइटी को नुकसान होता है। ये बाय बर्थ जो इल्म है इंस्टिंक्ट है, ठीक है। डॉगमेटिक नॉलेज कुरान हदीस का, जिससे हमें हमारी सोसाइटी को फ़ायदा होता है। ये पामिस्ट्री है, इल्म मज़मूम या यूजलेस नॉलेज। ये एक ऐसा इल्म है जिससे नुकसान हो सकता है, दूसरों को फ़ायदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप जो है 2 साल बाद मर जाओगे, भाई अगर वो 2 साल बाद मर जाएगा, तुम रोड पे बैठ के जो है वो बकारियों की तरह तुम हाथ देख लो, रोड पे बैठे तुम क्या करे, तुम्हें अगर पता है कल का फ्यूचर का, तो तुम सारी ज़िंदगी उस छप्पर के नीचे बैठ के हाथ देख रहे हो। आप अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल सकते जब आपको अपने कल का पता है? तो कुछ अच्छा कर लो। फ्रॉड होता है ये सारा। यूजलेस नॉलेज, इल्म मज़मूम, नॉन डॉगमेटिक नॉलेज लाइक पामिस्ट्री, ये भी इमाम गजाली की डिवीज़न ऑफ नॉलेज है, इल्म महमूद और इल्म मज़मूम। इसको बेनिफिशियल डॉगमेटिक नॉलेज कहा जाता है इल्म महमूद को, और यूजलेस या नॉन डॉगमेटिक नॉलेज कहा जाता है इल्म मज़मून को। हम पेडागोजी की बात कर रहे थे। ये जो वर्ड पेडागोजी है ना, ये इसका ओरिजिन ग्रीक है, यूनानी। अब जो ग्रीक में हमने वो एक हायरार्की पढ़ी थी, सबसे पहले किसका नाम था? शाबाश, सुकरात, प्लेटो, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर में सबसे पहले कौन था? सोक्रेटिस। सोक्रात ने ये टर्म जो है फर्स्ट टाइम यूज की थी। यस, सुकरात, इसने ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज की थी। पेडागोजी, पेडागोजी का लफ्जी मतलब होता है लीड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड। पेडागोजी का लफ्जी मतलब क्या है? लीड द चाइल्ड। ये 2 ग्रीक वर्ड, 2 यूनानी अल्फाज है, पेडोज और एगोग्स, इनसे मिलकर बना है। पेडो पेडियाट्रिक जैसे कहते हैं, बच्चों का स्पेशलिस्ट, तो पेडोज बॉय,
एगोग लीडर। तो पेडोज और एगोग्स क्या हो गया? टू लीड द चाइल्ड, बच्चे को लीड करना, बच्चे को लेके चलना, उसको समझाना सिखाना, उसकी तरबियत करना, ये पेडागोजी का लफ्ज़ी मतलब हुआ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसको मेथड ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है या टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन भी कहा जाता है। मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, या टीचिंग यंग चिल्ड्रन, ये जो है वो पेडागोजी को कहा जाता है। किसने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई? सोक्रेटिस, सुकरात ने। अब पेडागोजी में एक जो मेल होता है, एडल्ट होता है, वो क्या करता है? छोटे बच्चों को पढ़ाता है। एडल्ट छोटे बच्चों को पढ़ा। अब इस वक्त हम जो है पेडागोजी में नहीं है, ठीक है, इस वक्त हम एंड्रागोजी स्टेज पे हैं, ठीक है, मैं और आप भी एडल्ट, मैं भी एडल्ट, तो ये एंड्रागोजी है। जब छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो ये पेडागोजी कहलाती है। अब इसमें जो छोटा बच्चा साजर है उसको बहुत सी, अब आप जो है ना आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप सब अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं ना, तो ज़बरदस्ती तो मैं आपको नहीं ला सकता अपने सेशन में। अच्छा, आपको मेरा सेशन पसंद नहीं आता, आप मतलब सेल्फ स्टडी करने लग जाते हैं, बुक से, यूट्यूब से, वेबसाइट से, आप मुख्तलिफ सोर्सेज यूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। बट ये बच्चे डिपेंडेंट होते हैं टीचर पे, ठीक है। तो लर्नर यानी स्टूडेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन टीचर फॉर गाइडेंस, एवेल्यूएशन एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉपर करिकुलम होता है, प्रॉपर असेसमेंट, इम्तिहान लिए जाते हैं, ठीक है। इसकी 5 अप्रोचेज़ हैं, ये 5 मुख्तलिफ तरीके से पेडागोजी होती है। टीचर सेंटर्ड हो सकती है, ठीक है। कोलैबोरेटिव, अब कोलैबोरेटिव का मतलब क्या? टीचर और स्टूडेंट मिल के कोई टास्क सर अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड, इसमें टीचर बच्चों को प्रॉब्लम देता है, वो उसके सोल्यूशन खुद निकालते हैं। इंटीग्रेटेड, 3, 4, 5 मुख्तलिफ जो टेक्निक्स है ना उनको मिला लेना, ये इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच हो सकती है। रिफ्लेक्टिव हमने ना वो बचपन में वो जो कुत्ते वाली कहानी है, इंग्लिश में क्या उसका टाइटल है? वो एक कुत्ते को पनीर का टुकड़ा मिलता है, वो नदी किनारे जाता है, भौंकता है, ग्रीडी डॉग। हाँ, तो उसका वो मॉरल क्या था उसका? ग्रीडी डॉग का नतीजा उसका क्या था? जिसको पानी में नजर आता है, हाँ हाँ, लालच बुरी बला। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्शन, उसमें हमने वर्ड आप लोगों को याद होगा कि ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन क्लियर वाटर। तो पानी में, साफ पानी में उसे अपना अक्स नज़र आता है, उसे लगता है कि और कुत्ता आगे खड़ा है। अब वो रिफ्लेक्शन नहीं कर पा रहा। रिफ्लेक्शन लर्निंग टीचिंग के अंदर रिफ्लेक्शन पता क्या होती है? सेल्फ एनालिसिस, अपना एहतसाब। मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप अपनी रिफ्लेक्शन खुद करेंगे कि आज हमने जितने टॉपिक पढ़े इनमें से कौन सा टॉपिक मुझे बहुत अच्छा समझ आया, किस टॉपिक की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, किसका गुजारा हुआ है। अब साफ है, जो अच्छा समझ आया आपको उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं समझ आया आप या तो मेरे से पूछेंगे या दोबारा आप, खैर इतनी जहमत तो आप माशाल्लाह आप में से कोई भी नहीं करेगा कि दोबारा लेक्चर थोड़ा सा सुन लिया जाए या नोट से पढ़ लें जहाँ से मसला हो। तो कोशिश किया करें कि रोज़ाना के लेक्चर कम अज़ कम 2 दफ़ा पढ़ें, कम अज़ कम 2 दफ़ा बिल्कुल मोबाइल बंद करके पढ़ें। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या होगी कि आप लेक्चर के बाद अपना एनालिसिस करें कि आपको कौन सी चीज़ समझ आई है, कौन सी नहीं आई। तो रिफ्लेक्टिव अप्रोच में भी हम बच्चों को क्या करते हैं, छोटे बच्चों को भी हम क्या करते हैं कि उनको जो चीज़ समझाते हैं ना, तो बार वक़्त बच्चा दूसरे साथ वाले बच्चे से पूछ रहा होता है कि ये कैसे थी, ये कैसे थी, इसकी मुझे समझ नहीं है, इसकी, वो एक दूसरे से सवाल जवाब भी कर रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी अपना अक्स देखना, अपना एनालिसिस करना। सर फीडबैक भी इसमें आ जाती है सर, फीडबैक। हाँ, यस फीडबैक भी इसका कंपोनेंट है रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्टिव अप्रोच का, कि उसमें फीडबैक भी दिया जाता है उनको कि ये समझ आई, ये नहीं आई, तो बच्चा फिर कोशिश करता है उसको बेहतर करने की। तो मेथड ऑफ टीचिंग ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पेडागोजी को रिवाइज करते हैं जी। सुकरात ने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, लफ्जी मतलब है लीड द चाइल्ड। ग्रीक वर्ड पेडोज और एगोग्स यानी बॉय और लीडर से ये डिराइव किए गए हैं, जिसका मतलब लीड द चाइल्ड है। मेथड ऑफ यंग चिल्ड्रन या मेथड ऑफ टीचिंग इसको कहा जाता है। ये इसमें बच्चा टीचर पर डिपेंडेंट होता है गाइडेंस और एवेलुएशन और नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, असेसमेंट इसके पर्पसेस या कंपोनेंट होते हैं। इसकी 5 अप्रोचेस होती हैं। ये टीचर सेंटर्ड हो सकती है, कोलैबोरेटिव हो सकती है, ये तीसरे नंबर पे इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटिव हो सकती है, रिफ्लेक्टिव हो सकती है, इंक्वायरी बेस्ड हो सकती है। ठीक हो गया। अब इसके बरक्स जो दूसरी टर्म है वो है एंड्रागोजी। मैलकॉम नॉल्स, ये हजरत बैठे हैं यहाँ पे,
इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। ग्रीक के अंदर ना ये ओल्ड ग्रीक की एक AI जनरेटेड इमेज है, तो इसमें अगर आप देखें तो अडल्ट की ये जो ग्रीक है ना, इसमें ज़्यादातर अडल्ट लर्निंग पे भी फोकस किया जाता था, ठीक है। तो अडल्ट लर्निंग क्या है कि जो बड़ी एज के लोग हैं ना उनको आप कुछ समझाते सिखाते हैं। ये वर्ड जो एंड्रागोजी है ना, ये इसने इंट्रोड्यूस करवाया था मैल्कम नोल्स में। एंड्रा कहते हैं मैन को और एगोग लीडर, ठीक है। वही मेथड ऑफ टीचिंग अडल्ट्स इज नाउन एज एंड्रागोजी। तो इन दोनों का डिफरेंस पेपर या इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर। अब यहाँ पे देखें, इट इज़ सेल्फ डायरेक्टेड। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि टीचर डिपेंडेंट, ये देखिए ना, डिपेंडेंट ऑन टीचर। यहाँ हम कह रहे हैं कि इट इज़ सेल्फ डायरेक्टेड। क्यों कि देखें अडल्ट जो है ना वो खुद मुख्तार होता है अपने फैसले लेने का, वो उसकी मर्जी है यहाँ इस पंचायत में इस बंदे का लेक्चर सुने ना सुने, वो क्या मुझे इससे भी ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन लोग बैठते हैं एक्सपीरियंस के लिए, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए या नॉलेज गेन करके अपने आप नाम बनाने के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। तो इट इज़ सेल्फ डायरेक्टेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसकी 5 एजम्पशन है, उसकी जैसे 5 अप्रोचेस थी, इसकी 5 एजम्पशन है। वो कौन कौन सी हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी इसमें हर बंदा अपनी मर्जी के साथ चल रहा होता है, अपने लिए कुछ सीखता है। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, रेडीनेस किसी काम को शुरू करने के लिए, कोई दूसरों से वो कुछ हासिल करता है। ओरिएंटेशन, कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है। ओरिएंटेशन टू लर्निंग एंड मोटिवेशन, बाज़ औक़ात हम इंफॉर्मेशन इसलिए भी लेते हैं कि हम मोटिवेटेड होते हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस, रेडीनेस, ओरिएंटेशन टू लर्निंग एंड मोटिवेशन, ये 5 अजम्पशन है एंड्रागोजी की। पहली किताब जो अडल्ट लर्निंग पे लिखी गई, इस बंदे को कोई जानता है, इस शक्ल को? चलें इसका नाम देख लेते हैं, थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। शाबाश, बताइए जी ये कौन था? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? सर इन्होंने ये लर्निंग लॉस ऑफ लर्निंग दिए थे थॉर्नडाइक ने। हाँ जी, ये बैठे हैं जी हजरत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इस बंदे ने लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। अच्छा देखें, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने एक किताब लिखी अपने कोलीग्स के साथ मिलके 1928 में। इस किताब का नाम है अडल्ट लर्निंग। क्या किताब का नाम क्या? ये किताब है, ये इसका फ्रंट पेज है, टाइटल पेज है, अडल्ट लर्निंग, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये इसने लिखी 1928 में। और इसका कहना है, मेरा कहना नहीं है, मैं तो कहता हूँ मरते दम तक बंदा सीखता रहता है। ये कहता है कि अडल्ट लर्निंग 45 ईयर तक पॉसिबल है। क्या कहता है? 45 ईयर तक अडल्ट लर्निंग पॉसिबल है, अपनी इस किताब अडल्ट लर्निंग में जो इसने 1928 में लिखी। एंड्रागोजी मैल्कम नोल ने इंट्रोड्यूस करवाई। ग्रीक वर्ड एंड्रा और एगोग से डिराइव किया गया है। एंड्रा का मतलब मैन, एगोग्स का मतलब लीडर। इसकी डेफिनेशन क्या है? मेथड ऑफ टीचिंग और इंस्ट्रक्शन फॉर एडल्ट्स। सेल्फ डायरेक्टेड है, एक्सपीरियंस के लिए, प्रॉब्लम के सोल्यूशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए हम ये गेन करते हैं। अडल्ट लर्निंग में हम बैठे होते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बड़ा लंबा टॉपिक है, इसको इतना ही समझें कि अब्दुल स्टार ईदी अपनी ज़ात से मुबर्रा हो जाना, अपनी ज़ात के लिए कुछ ना करना, दूसरों के लिए करना, ठीक है। अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए ना सोचना, दूसरों के लिए जब इंसान सोचने लग जाता है ना अपनी ज़ात से बाहर निकल के, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। इसकी 5 एजम्पशन है जी। सेल्फ एंड कॉन्सेप्ट है, एक्सपीरियंस है, रेडीनेस है, ओरिएंटेशन और मोटिवेशन है। पहली किताब अडल्ट लर्निंग पे 1928 में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने लिखी और इसने कहा 45 ईयर तक लर्निंग पॉसिबल है। नेक्स्ट है साइबरगोजी। ये बच्चे हैं, सामने लैपटॉप पड़ा है और ये लाइव कोई इंटरनेट से लाइव कोई वीडियो देख रहे हैं। क्लास में हर टेबल पे ये मौजूद है और बाकी बच्चे भी देख रहे हैं। जब आपकी लर्निंग कंप्यूटर, इंटरनेट और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT स्टैंड फॉर पेपर में पूछा जा चुका है, आपकी जो लर्निंग है कंप्यूटर, इंटरनेट और ICT बेस्ड हो, यानी आप इंटरनेट बेस्ड जो सोर्सेज हैं उनसे कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, तो इसको कहते हैं साइबरगोजी। टीचिंग एंड लर्निंग वाया कंप्यूटर, इंटरनेट एंड ICT इज कॉल्ड साइबरगोजी। साइबरगोजी जो है एक वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट है। भाई चेंज कर दो सर जी, आप एक दफ़ा ना लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। साइबरगोजी जो है वो क्या है? वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं। अब
ये पिछली स्लाइड में अगर आप देखें, अब आपको ये लग रहा है कि बज़ाहिर कि ये वाकई कोई रियल पिक्चर है, हालांकि ये नहीं है। एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, अगर आप जाए ना तो आइडियोग्राम एक एप्लीकेशन है, उसको आप जिस तरह का टेक्स्ट मर्जी दें ना उसी तरह की आपको इमेज जनरेट कर देगा। मिसाल के तौर पर आप उसे कहना कि 2 ख़वातीन हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ मुस्करा के बात कर रही हैं, तो वो आपको 2 सेकंड के अंदर पिक्चर दे देगा। ये है वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये भी बेसिकली इसी तरह है कि चीज़ें जो है ना आपको आपकी स्क्रीन पर उसी तरह, कौन सी ऐप है? आइडियोग्राम। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से जनरेट करके दे देती हैं, जो आजकल टेक्नोलॉजी है, आपको ऐसे लगता है जैसे रियलिटी है, ठीक है। तो साइबर गोजी यानी सारी वो यहाँ पे टीचर को बेचारे को बोर्ड के ऊपर इमेजेस, पिक्चर, स्केच और पॉइंट्स लिखने, ड्रा करने पड़ते थे, अब आपको एक क्लिक के ऊपर हर चीज़ रेडीमेड मिल जाती है। तो वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल लर्निंग। तो साइबर गोजी सादा अल्फाज में कंप्यूटर, इंटरनेट और ICT बेस्ड जो आपकी लर्निंग होती है उसको साइबर गोजी कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है पीरागोजी। अब पीरागोजी में अगर आप देखें तो ये आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ जो है वो क्लासेस में मौजूद, ये एक दूसरे को सिखा समझा रहे हैं। आप भी टीचर हैं या हम भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजर के आए हैं, तो पीरा का मतलब छोटे बच्चे नहीं होते ये यार, PER का मतलब होता है सेम एज फेलो। ये आप और मैं भी हो सकते हैं, ग्रेजुएशन के, मास्टर, MPhil के क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, मैट्रिक के भी हो सकते हैं और 1 क्लास के भी हो सकते हैं। तो ये अच्छा, इस बंदे को कोई जानता है? DW एलन, इसका कोई बता सकता है कोई कारनामा? शाबाश, जल्दी से। हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नहीं भाई, माइक्रो टीचिंग आप कह सकते हैं। माइक्रो टीचिंग, Yes, he introduced the concept of micro teaching. टेक्नोलॉजी। हाँ जी, अच्छा ये DW एलन ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था पीरागोजी। अब पीरा क्या है? पीयर मैंने कहा कि सेम एज फेलोज को, क्लासमेट भी हो सकते हैं ये। तो जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को कुछ समझाता, सिखाता है, टीच करता है, या एक क्लासमेट दूसरे क्लासमेट को कोई चीज़ सिखाता, समझाता है, इसको पीरागोजी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम? किसने ये इंट्रोड्यूस करवाया? DW एलन। अब पीयर ट्यूटोरिंग, पीयर टीचिंग, पीयर लर्निंग। अब पीयर ट्यूटोरिंग क्या होगा? एक बच्चा एक बच्चे को पढ़ा रहा होगा। पीयर टीचिंग क्या होगी? एक बच्ची, ये देखें, ये बच्ची काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ा रही होगी, ये पीयर टीचिंग है। पीयर लर्निंग क्या है? सारे बच्चे मिलके कोई चीज़ लर्न कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे से सवाल पूछ रहा है, इसको कहते हैं पीयर अप्रेजल या असेसमेंट। अप्रेजल बेसिकली असेसमेंट का दूसरा नाम है। पीयर अप्रेजल, पीयर असेसमेंट या पीयर इवेल्युएशन क्या होती है? जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से सवाल कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये किसने दी थी जी? पीरागोजी, सॉरी, पीयर रिव्यू क्या है? जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को फीडबैक दे, तुम्हारा जवाब ठीक है, गलत है, ये होता है फीडबैक। तो जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को फीडबैक देता है ना कि उसके सवाल के जवाब में, इसको पीयर रिव्यू कहा जाता है, ठीक है जी। पीरागोजी इज़ अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इफेक्टिव पीयर लर्निंग। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ पीयर टू पीयर लर्निंग, यानी स्टूडेंट टू स्टूडेंट लर्निंग, and the teaching that addresses the challenge of peer producing a useful and supportive context of for self directed। सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा। मैं तो इतना ज्यादा बोल रहा हूँ, मेरा तो गला खुश्क हो जाता है। आप ना, मैंने कल भी गुजारिश की थी कि कोई अच्छी जगह ढूंढे नेटवर्क वाली जहाँ सिग्नल अच्छे हों। आपकी तरफ इशू है ये, ऐसे ही है, बाकी सारे लोगों को ये इशू तो नहीं आ रहा मेरी आवाज़ का? सर आवाज क्लियर आ रही है। ओके जी, थैंक यू। पालो फराइल, मुझे पता चल जाता है ऐसे कि मतलब जब आवाज़ मेरी का इशू हो तो हर बंदा कहता है कि सर आवाज़ नहीं आ रही। अगर एक आध बंदा हो तो इसका मतलब ये उसका इशू होता है, इंडिविजुअल केस होता है। आप सबको मैंने कल भी शायद गुजारिश की थी, जब आप लोगों को इस तरह इंडिविजुअल को केस हो ना, स्लाइड नहीं आगे मूव हो रही, आवाज़ कम आ रही है, कोई डिस्टॉर्शन है, तो आप लोगों के पास नेटवर्क इशू होता है। अपना लीव करके ज्वाइन कर लिया करें, या नेटवर्क चेंज कर लिया करें, या किसी सिग्नल वाली जगह पे तशरीफ़ ले जाया करें। क्रिटिकल पेडागोजी, क्रिटिसिज्म क्या होता है? तनकीद करना, किसी की बात को एज इट इज़ हम ले लेते हैं ना, ठीक है, ये होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव लर्निंग। और क्रिटिसिज्म क्या है? हम उससे सवाल जवाब करते हैं, तो क्यों है, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हो गया, ये होता है क्रिटिसिज्म।
तो जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो उसकी बात को मनो अन कबूल ना करना, बल्कि उसे सवाल जवाब करना, ठीक है, इसको कहते हैं क्रिटिकल पैडागोजी। इज अ टीचिंग अप्रोच दैट एम्स टू एम्पावर स्टूडेंट टू बिकम क्रिटिकल थिंकर एंड एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। पालो फ्रायर ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था इस मौसूफ ने, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है आपकी, आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं टीचर की टीचिंग प्रोसेस के अंदर, उससे हर तरह के सवाल जवाब करते हैं, इसको कहते हैं क्रिटिकल पैडागोजी। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं, फिर इनको हम डिटेल में आगे भी हमने पढ़ना है। पालो फ्रायर ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। हेटागोजी ग्रीक वर्ड हेरिस्कीन है, हेज एंड केनाइन इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। हेटागोजी सेल्फ लर्निंग इसको कहा जाता है। मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, नहीं पढ़ना चाहता, मेरी मर्ज़ी है। मैं अब सोशल मीडिया देखूँगा, मैं अब कोई नावल पढ़ूँगा, मैं कुरान की तिलावत पढ़ूँगा, सुनूँगा, ठीक है, मैं कोई किताब लिखूँ, अब ये मैं अपनी मर्ज़ी से अपने काम करता हूँ, इसी को कहा जाता है हेटागोजी, सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग। हर बच्चा, हर बंदा जब अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट चूज़ करे, अपनी मर्ज़ी की डिग्री में जाए, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से टाइम टेबल अपना ही बना के उसके मुताबिक अपनी मर्ज़ी के सोर्स से पढ़े, किसी टीचर से, किसी ऑनलाइन एकेडमी से, बुक से, वेबसाइट से, यूट्यूब से, कहीं से वो पढ़ना चाह रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहा होगा, हेटागोजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग, लर्निंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन नीड, प्रेफरेंसेस एंड इंटरेस्ट फ्रॉम हिज डिज़ायर्ड लर्निंग रिसोर्सेज, क्वाइंड बाई हेज एंड केनाइन। ये इसके डिफरेंट कि इसमें टीचर सेंटर्ड नहीं होती, ये सेल्फ ओरिएंटेड है, आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं जब आपका दिल जितना दिल करता है। लीनियर नहीं होती, लीनियर से मुराद ये है कि आप एक चीज़ को रिपीटेडली सेम उसी पैटर्न पे कर रहे हो। आप 2 मिनट सोशल मीडिया उसमें यूट्यूब लेक्चर देखते हैं, आगे कोई ऐड आ जाता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, तो फीमेल जो है वो शॉपिंग वाली साइट पे चली जाती हैं। तो मतलब कोई लीनियर इसमें पैटर्न नहीं होता, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से होता है, इसको हेटागोजी कहा जाता है। नेक्स्ट कम जी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, अगर ये आप इमेजेस देखें, नाउन टू अननाउन, इजी टू डिफ़िकल्ट, पार्ट टू होल, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये मुख्तलिफ जो है वो मैक्सिम्स है। मैक्सिम्स किसको कहते हैं? अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं ये सारी इमेजेस ये कलर चेंज करके एग्जांपल आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ, वजह क्या है? टू मेक द कॉन्सेप्ट ईजी, ठीक है, आपको जो मैं कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ उनको मैं इजी वे में प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोग, ताकि आप उसको कंप्रीहेंड कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें और फ्यूचर में उसको यूटिलाइज कर सकें। इसी को कहा जाता है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। एक उस्ताद अपनी क्लास में अपने बच्चों को जो डिफ़िकल्ट टॉपिक या कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको ईजी वे में जब प्रेजेंट करता है, इसको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहा जाता है। द रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग द डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट to make them easy to comprehend in classroom teaching is known as maxims of teaching। अब ये मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सादा चीज़ें, आम सी चीज़ें, आम सी मिसालें आप पहले दें, फिर डिफ़िकल्ट की तरफ जाएं। नाउन टू अननाउन, पहले वो चीज़ें बताएं जिनका बच्चों को पता है, फिर जो है अननाउन की तरफ बाद में जाएं। होल टू पार्ट, ठीक है, यानी आप जो है वो पहले, अब देखें ना, आप बताएंगे कि ये तरबूज का रंग जो है ना वो सुर्ख होता है, तो बच्चे को समझ नहीं लगेगी कि तरबूज तो ग्रीन होता है बाहर से, तो फिर आप उसको जब पहले होल बताएंगे फिर आप उसके कंपोनेंट पार्ट की तरफ जाएंगे तो वो अंडरस्टैंड सही करेगा। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट कहते हैं, ये दोनों लफ्ज़ याद रखेंगे, ये कई दफ़ा यूज़ होंगे, जैसे कल मैंने आपको फॉर्मल नॉन फॉर्मल का कहा था। अब ये कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्या है? कंक्रीट क्या है? जो चीज़ें आपके सामने हैं, टेंजिबल हैं, आप उनको टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो होती हैं कंक्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट क्या है? थ्योरेटिकल, यूँ समझ लें प्रैक्टिकल चीज़ें कंक्रीट होती हैं और जो थ्योरेटिकल होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। वो चीज़ जो आपके सामने नहीं होती, ठीक है, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो टीचर को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो चीज़ें क्लास में अवेलेबल हैं या जो कोई एड्स या कोई मटेरियल उसके सामने मौजूद है उनको पहले फोकस करे, फिर एब्स्ट्रैक्ट यानी वो चीज़ें जो वहाँ पे मौजूद नहीं है उनका जिक्र बाद में करे, ठीक है, और उससे जो कंक्लूजन है वो बच्चा खुद ड्रा कर सके। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है, मतलब ये है कि अब सारी की सारी, अब हम बजाय इसके कि क्लास में जाएं और बच्चों को कुछ भी ना बताएं और उन्हें कहें कि आप अपनी मर्ज़ी से करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपने उनको डायरेक्शन देनी होती है। डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग
ये होती है कि डायरेक्ट में टीचर जो है वो चीज़ें बताता है अपनी तरफ से, ख़ुद बताता है। इनडायरेक्ट ये है कि वो बच्चों को इनकरेज करता है और बच्चे खुद सीखते पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में आपको डायरेक्ट होना चाहिए, फिर आप इनडायरेक्ट पे उनको ले जाएं। पर्टिकुलर टू जनरल, यानी पहले एग्जांपल दें, बाद में आप उनको चीज़ें समझाएं, कॉन्सेप्ट दें। जैसे मैंने एग्जांपल दी अपनी, फिर आपको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की डेफिनेशन बताई, ये है पर्टिकुलर टू जनरल। एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी पहले आप चीज़ों का एनालिसिस समझाएं। एब्स्ट्रैक्ट को दोबारा कर, एक्सक्यूज मी सर, ये एब्स्ट्रैक्ट को दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। कौन करेगा एब्स्ट्रैक्ट को, कौन एक्सप्लेन करेगा? शाबाश सर। दो चीजें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट वो होती है जिसे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे लव है, कोई सामने नहीं होते एब्स्ट्रैक्ट। यस, वो चीजें जो शेयर करो। जी जी, करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर जिस तरह के जन्नत है, दोज़ख है, ये चीज़ें जिस तरह खुदा की दावत एब्स्ट्रैक्ट हो गई। कंक्रीट जो है हमारे सामने जो चीज़ें मौजूद हैं, जो जिसे 5 सेंसेस यूज करके हम टच भी कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, छू सकते हैं। थ्योरी, मैंने कहा कि थ्योरी जो है ना, थ्योरी वो आपका एब्स्ट्रैक्ट होती है और प्रैक्टिकल जो है वो आपका कंक्रीट होता है। एनालिसिस, एनालिसिस कहते हैं चीज़ों को उनके कंपोनेंट में डिवाइड करके समझना, ये एनालिसिस होता है। और सिंथेसिस क्या है? उसको बनाना। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल है, आप ऐसे ले लें कि आप ना पहले जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है ना, आपने बच्चों को फ्लावर के फूल के हिस्सों के नाम याद करवाने, तो आप बच्चों को पार्ट्स ऑफ फ्लावर अलग कर करके एक एक, ये जी पत्तियां हैं, सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, और क्या कार्पल्स, क्या क्या नाम होते हैं वो फूल के हिस्से के, वो एक एक चीज़ अलग कर करके बताएं उसको। ठीक है, फिर जो है उसको बताएं कि ये सारा मिलके फूल बनाता है। ठीक है, तो इससे बच्चा फिर क्या होता है, इसको एनालिसिस इसी को कहते हैं। फिर सिंथेसिस क्या है कि बच्चे को वो सारी चीज़ें याद हो जाएं, वो उसी पैटर्न में याद हो जाएं कि सबसे नीचे फूल का ये हिस्सा होता है, फिर दरमियान वाला ये, ऊपर वाला ये हिस्सा होता है। एम्पिरिकल टू रैशनल, एम्पिरिकल वही है ये जो ऊपर हमने बात की है ना, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो रीजनिंग जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, रैशनैलिटी ये मेंटल है, और एम्पिरिसिज्म कंक्रीट प्रोसेस होता है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिक, पहले हम ये देखेंगे, हम हर बात जो है ना कि ये क्लास के नॉर्म्स हैं या ये है वो है, हम इन चीज़ों पे ना जाए, पहले ये देखें कि बच्चे को हम फोकस करें। साइकोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि बच्चे की जो नीड, इंटरेस्ट या सलाहियतें हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाए और नेचुरल प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए। ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल कहते हैं किसी टास्क को जो परफॉर्म करने का वे होता है ना, रूल होता है, वे होता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज़ अ काइंड ऑफ रूल, बिलीव और आइडिया दैट गाइड हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आपने कोई ख़ास काम करना किस वे से है, ये उसका प्रिंसिपल कहलाता है। टीचिंग के बेसिकली दो प्रिंसिपल हैं। देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, जनरल प्रिंसिपल्स एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? एम्स, आप सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे आप लेसन प्लानिंग करते हैं, ऐसे ही है। फिर आप उन लेसन प्लान के अंदर एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं। आपने यहाँ पे वर्ड्स लगाते जाना है, प्रिंसिपल ऑफ एम, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ, इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, अब एक्टिविटी, आपने एक्टिविटीज़ कौन कौन सी शामिल करनी है? अब चौथे नंबर पे वो जो एक्टिविटीज़ आपने शामिल करनी है वो बच्चे की डेली लाइफ के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ एंटरिंग बिहेवियर, आप देखें बच्चे का बिहेवियर आपने चेंज करना ना, तो आपने उसको किस पैटर्न से चीज़ें लेके जानी है, उसको समझानी है, कहाँ से शुरू करना है, ताकि बच्चे के बिहेवियर के अंदर भी उसी तरह की तब्दीली इंड्यूस हो। सब्जेक्ट मास्टरी, टीचर को मुकम्मल सब्जेक्ट के ऊपर अबूर होना चाहिए। पीपल पार्टिसिपेशन, बच्चों की पार्टिसिपेशन जो है इस पर भी फोकस होना चाहिए उसका। अब देखें जनरल में वही बातें जैसे कल हमने बात की थी वोकेशनल जनरल एजुकेशन में, कि जनरल में जनरल चीज़ें हैं। अब इसमें आपके एम्स, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज़, रियल लाइफ एग्जाम्पल, सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में सारी की सारी चीज़ें वो होंगी जिनका फोकस बच्चा होगा। क्लासरूम इन्वायरमेंट, यानी क्लास का इन्वायरमेंट टीचर सेंटर्ड होगा या स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, किस तरह का रखा जाएगा। ये साइकोलॉजिकल सारी स्टूडेंट सेंटर्ड प्रिंसिपल्स होंगे। क्लास का इन्वायरमेंट किस तरह है, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट मोटिवेशन, बच्चा कितना मोटिवेटेड है लर्निंग के लिए। तीसरा रीइंफोर्समेंट, यानी उस बच्चों को हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट सजा जजा को बोला जाता है कि हम उस बच्चों को
उसकी अच्छे रिस्पॉन्स पे, सही जवाब पे, गलत जवाब पे उसको क्या उसको रिवार्ड या पनिशमेंट को दे रहे हैं, फीडबैक बच्चों को हम किस तरह दे रहे हैं, सेल्फ लर्निंग एंड क्रिएटिविटी, क्या बच्चा जो है वो हमारी टीचिंग के बाद सेल्फ लर्निंग और क्रिएटिव हुआ है, खुद आइडियाज़ जनरेट कर सकता है। रिमीडियल टीचिंग, यानी जहाँ पे ज़रूरत पड़े हमें बच्चों को दोबारा भी वो चीज़ समझानी चाहिए। जैसे आप लोग सवाल पूछते हैं, मैं ख़ुद बता देता हूँ या आप में से किसी को कहता हूँ कि रिपीट करें इसको। सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चा अपने आप को भी एक्सप्रेस कर सके। ये सारे अगर आपको याद नहीं हो सकते कोई मसला नहीं है, इतना याद कर लें प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या और टीचिंग के 2 प्रिंसिपल होते हैं, इतना लाजमी याद रख लें, ठीक है। बाकी अगर पेपर में सवाल आ भी जाते तो आपको समझ लग जाएगी। पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि जो है वो मिसाल के तौर पर ऐसे सवाल आएगा कि क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह का टीचिंग प्रिंसिपल है, साइकोलॉजिकल है या जनरल है, तो ये आपको समझ लग जाएगी वैसे भी, क्योंकि ये स्टूडेंट सेंटर जितने भी हैं ना ये चीज़ें जिसमें बच्चे के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा जी, टीचिंग एजुकेशन को हमने डिस्कस कर लिया है पहले वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, फिर हमने टीचिंग को डिस्कस कर लिया आज, अब हम लर्निंग पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैंने एक सवाल करना है, इसी स्लाइड के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग और एक्सपीरियंस। अब मुझे आप में से कोई बता दे कि टीचिंग, लर्निंग और एजुकेशन में ब्रॉडेस्ट क्या चीज़ है? लर्निंग। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। कोई और बता सकता है जी कि ये ठीक कह रहे हैं? ब्रॉडेस्ट टर्म हम एजुकेशन को भी तो कह सकते हैं ना? कह नहीं सकते, कंफर्म बताएं है क्या? कह सकने वाली बात नहीं। आप सर कहें एजुकेशन, आप कहें कि ये चीज़ है जी। अच्छा सर मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप एजुकेशन आप प्रैक्टिकल यूज कर रहे हो तो आप लर्नर हो गए। नहीं, बस मुझे इतना बता दें कि विच वन इज ब्रॉडेस्ट, एजुकेशन, टीचिंग और लर्निंग? लर्निंग तो सबसे ब्रॉडेस्ट, लर्निंग सर एजुकेशन सर, लर्निंग है, लर्निंग सर, लर्निंग इज चले, एजुकेशन जो है ना वो सबसे ब्रॉडेस्ट है। ये सारी चीज़ें एजुकेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लर्निंग और टीचिंग वो इसके पार्ट है सर। यस, ये दोनों उसके एजुकेशन के पार्ट हैं, समझ लगी है बात? टीचिंग एंड लर्निंग। हाँ, तो एजुकेशन सबसे ब्रॉडर है भाई, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखें ये तो प्रोडक्ट है उस एक टीचिंग का, लर्निंग को आप ब्रॉडेस्ट कह रहे हैं। लर्निंग तो वो जो एजुकेशन एक हमने देखें, आप लोगों को ना थोड़ा सा इसमें टेक्निकली सोचना चाहिए जब कोई इस तरह का सवाल आपसे पूछे। आपने कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन पढ़े थे जिसमें सबसे पहला था ऑब्जेक्टिव, दूसरा था करिकुलम, तीसरा था पेडागोजी यानी टीचिंग, ठीक है, और जो आखिरी था वो था इवेल्युएशन हम लर्निंग की करते हैं। तो ये तो उसके कंपोनेंट हैं भाई, ठीक है। अब परमानेंट, अच्छा देखें परमानेंट चेंज से क्या मुराद है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी उसी को आप दोबारा ले आएँ। पानी की 6 सुन्नतें, पानी कैसे पीना चाहिए, हम ये देखना चाह रहे हो तो बेसिकली हम कोई नॉलेज या स्किल बच्चों को देते हैं ताकि उनके बिहेवियर के अंदर, पहले काम वो कर रहे होते उनको नहीं पता था, अब जब हमने उनको बता दिया, कोई चीज़ सिखा दी, तो अब उनको बिहेवियर चेंज हो जाना चाहिए। तो वो जो टीचिंग के बाद बच्चे को नहीं पता था पानी की 6 सुन्नतें होती हैं, ये ऐसे पिया जाता है, टीचर ने समझा दिया, अब उसके बाद बच्चा जो है घर जाके वही उसी तरीके से पानी पीते, अम्मी अब्बा भी बड़े खुश होते हैं, फैमिली बड़ी खुश होती है। इसको कहते हैं कि बिहेवियर के अंदर चेंज आ गया। और ये जो डेफिनेशन है ना, ये आपसे पूछी जाएगी कि ये किस थ्योरी की, लर्निंग थ्योरी की डेफिनेशन है, तो ये कोई बता सकता है मुझे? लर्निंग थ्योरी कहते हैं कि लर्निंग किस तरह से आप करते हैं, लर्निंग कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, हमारा वो 6वां 7वां लेक्चर है इस पर। किसी को है आइडिया कि ये किस थ्योरी की डेफिनेशन है? शाबाश। बिहेवियरिज्म ये बिहेवियरिज्म की डेफिनेशन है लर्निंग की। अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। इसमें हम नॉलेज, स्किल्स या वैल्यूज एक्वायर करते हैं टीचिंग या एक्सपीरियंस से। जॉन डेवी ने कहा कि ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। तो जो ग्रोथ होती है ना, चेंज आता है एक्सपीरियंस के बाद। ग्रोथ किसको कहते हैं? एक चीज़ का आपको नहीं पता, फिर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता,
ठीक है, आपने किसी के साथ बैठ के वो देखा कि वो इंजन को स्टार्ट कैसे करता है, स्विच ऑन कैसे करता है गाड़ी को, एक्सेलरेटर, ब्रेक, उसके गियर वगैरह सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करते हैं। ये आपका एक स्टेप है। अब आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर ग्रोथ आ रही है, ग्रो कर रही है आपकी इंफॉर्मेशन। फिर आप बैठ जाते हैं और ठा होती है गाड़ी कहीं पे जाके। बेगम साहिबा को मैंने 2-3 दिन गाड़ी सिखाई तो उसने कहा अब मैंने रोड पे चलानी है। मैं कहा नहीं अभी आप रहने दे। कहती नहीं मैं रोड पे चलानी है। मैं कहा अच्छा चलें आ जाएं। हम गए आगे से ना, वो आइसक्रीम नहीं बेच रहे होते साइकिल पे, वो वाला अल्लाह का कोई नेक बंदा ना, अचानक उसने ना रोड के दरमियान आके अपनी वो साइकिल रोक ली। और बेगम को मैंने कहा ब्रेक लगाया, उसने दबाया एक्सेलरेटर, साथ एक कॉलोनी थी उसकी दीवार में जाके हमारी गाड़ी लगी। वो दीवार भी गिर गई और गाड़ी भी, खैर अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। तो अब ये जो उसके बाद मैंने कहा आपने सीखनी है गाड़ी, कहते नहीं आज तक फिर नहीं बैठी वो ड्राइविंग सीट पे। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है। मैं नहीं सीखा हुआ था, मैंने भी ये सारी चीज़ें स्लोली सीखी, ग्रेजुअली सीखी। इसी को कहा जाता है ग्रोथ। एक्सपीरियंस जितने होते जाते हैं हमें उतनी हमारे अंदर वो जो स्किल होती है वो ज़्यादा बेहतर होती चली जाती है। इसी को ग्रोथ कहा जाता है, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? लर्निंग चेंज इन बिहेवियर होता है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है, ये कंटिन्यूस होती है, लाइफ लॉन्ग चलती है, जैसे इनफॉर्मल एजुकेशन चलती है। यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल से मुराद हर बंदे की लर्निंग होती है, किसी की थोड़ी किसी की ज़्यादा, बट होती है। पर्पोजिव एंड गोल डायरेक्टेड, इसके हर लर्निंग के पीछे कोई ना कोई गोल होता है, ठीक है। और इसमें हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, हम मतलब ये कि जो चीज़ सिखाई जाती है उससे भी आगे जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल ले लें कि हम जो है ना वो छोटे भाइयों को बाइक चलाना सिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं वन व्हीलिंग अब हम तो नहीं सिखाते, तो ये उनकी अपनी एडिशन होती है। इन्वॉल्व रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। या ये है कि एक चीज़ आप बच्चे को सिखाते हैं, बाद बात आपका बच्चा आपको हैरान कर देता है सवाल करके, यानी वो उसको उस आपसे भी एक लेवल आगे जाके सोच या सॉल्व कर रहा होता है। इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं। टीचिंग एक प्रोसेस होता है, इंस्ट्रक्शन एक डायरेक्शन होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। लर्निंग चेंज को कहते हैं, चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। ये देखें इसकी डेफिनेशन में, अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग चेंज होता है, प्रोडक्ट होती है, आउटपुट होती है, किसकी? टीचिंग की, जो कि एक प्रोसेस है, ठीक है। टीचिंग की डेफिनेशन में हमने प्रोसेस लिखा। उसके बाद है लॉज ऑफ लर्निंग। ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिकन थे, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कैट के ऊपर। इसी ने इसकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसी एक्सपेरिमेंट की बेस पे लॉज ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की है। तो इसकी बेस पे ना इसने 3 लॉज ऑफ लर्निंग बनाए। कितने? 3 लॉज ऑफ लर्निंग। ये एक भूखी बिल्ली को ना ये जो है वो अंदर बंद कर देता है पिंजरे के अंदर, ठीक है। और बाहर ना यहाँ पे एक मछली का टुकड़ा, पीस ऑफ फिश रख देता है। ये जो इसका दरवाज़ा ना, इसके साथ ये देखें आपको डोर सी नज़र आ रही है, तो इसको अगर ये बिल्ली खींचे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा, इतना सा काम है। अब बिल्ली को नहीं पता कि इसको मैंने खींचना है। अब उसने क्या किया, ये भूखी जब हुई ना तो इसे भूख लगी, तो इसने इसको ना इसके अंदर बंद कर दिया, केज में, पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। बाहर पीस ऑफ फिश है, एक उसकी भूख, दूसरी वो कैद में बंद, और तीसरी बाहर उसकी खुराक पड़ी है, स्टिमुलस पड़ा है, वो चाहते हैं किसी तरह से बाहर निकले, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना बर्टन वाली, स्टिमुलेशन, गाइडेंस, इंकरेजमेंट, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट। अब उन 4 में से ये जो पीस ऑफ फिश है इसको अब क्या नाम देंगे? ये क्या होगी? शाबाश। ये स्टिमुलेशन, यस, ये स्टिमुलेशन है। उसको कह रही है कि भाई मैं पढ़ी हूँ, इधर आओ तुम। अब इसकी वजह से वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अगर ये मतलब ये है कि इसका पेट भरा होता, भूखी ना होती और ये बाहर ना पड़ा होता, तो ये शायद इस तरह से कोशिश ही ना करती। तो खैर इसने ना कुछ देर रैंडम मूवमेंट की, ऊपर नीचे हुई, और अचानक जो है ना बाहर निकलने की कोशिश की, किसी तरह से निकल आऊँ। फिर इसने अचानक इस डोरी को खींचा तो दरवाज़ा खुला, ये बाहर आ गई। इसने पीस ऑफ फिश उठाया, खाया। थॉर्नडाइक ने इस एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट किया। जब भी बिल्ली को भूख लगती दोबारा अंदर बंद कर देता। उसने ये देखा कि अब जैसे ही बिल्ली को अंदर डालता है वो फ़ौरन बाहर निकल आती है। शुरू में जैसे 8-10 मिनट लगे,
तो इसी बेस पे उसने ना ये 3 लॉज ऑफ लर्निंग बनाए, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ जो एक्सरसाइज है ना, इसके सब 2 लॉज हैं, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। ये अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं। कुछ सेकेंडरी लॉज हैं, इनको सिर्फ इनके नाम आप याद कर लें, देख लें, इनकी एक्सप्लेनेशन हम इंशाल्लाह ताला साइकोलॉजी के चैप्टर में हम इन डिटेल देखेंगे। अभी ये वहाँ पे भी ये स्लाइड एज इट इज़ आपको मिलेगी। ठीक है, लॉ ऑफ प्राइमेसी, रिसेंसी, मैं चलें बता देता हूँ थोड़ा सा। प्राइमेसी शुरू वाली बात है, ठीक है, कि शुरू वाली आपको मैं आज जो बता रहा हूँ, आज जो लेक्चर मैंने दिया ना, तो शुरू में आप सबका फोकस भी ज़्यादा था और आपको शुरू वाली चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। जो जो लेक्चर की लेंथ बढ़ती जाएगी तो आप लोगों की तवज्जो कम होती जाएगी, तो शुरू वाली चीज़ें ज़्यादा बेहतर याद रहती है। लॉ ऑफ रिसेंसी, रिसेंट जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो ज़्यादा याद। अब आज के लेक्चर में शुरू वाली मैं पूछूँ ना अगर, या कल या परसों वाली पूछूँ, तो पहले लेक्चर वाली चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, आज वाली याद होंगी, रिसेंट चीज़ें ज़्यादा याद। इंटेंसिटी, तो जितना आप फोकस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लर्न करेंगे। सेट एटीट्यूड, अगर आपने तहैया कर लिया कि मैंने इस दफ़ा इंशाल्लाह लेक्चर हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस SDO बनना है, तो आप बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लर्निंग जब इस तरह एटीट्यूड सेट करके करेंगे तो लर्निंग बेहतर होगी। मल्टीपल रिस्पॉन्स, एक सवाल के आप मुख्तलिफ जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है। लॉ ऑफ एनर्जी एंड सिमुलेशन, आपको एक टीचर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दी है कि मटीरियल पढ़ा है, किसी मेल ने कहा कि सर जैसे जन्नत जहन्नम है एब्स्ट्रैक्ट की, उसने आप असिमिलेट किया मेरे वाली बात को, एनर्जी, सिमिलर एग्जाम्पल दे दिए। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एसोसिएटिव शिफ्टिंग से मुराद ये कि एक चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तो उससे हट के कोई दूसरी चीज़ उसी से मिलती जुलती, ठीक है, उस पे चला जाए, ये हम पढ़ेंगे, ये स्टिमुलस से रेलिवेंट टर्म है। अब हम जो लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट है ना, इनको हम डिटेल में देखेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? अगर बिल्ली भूखी ना होती, बाहर पीस ऑफ फिश ना होता, तो शायद वो रेडी, प्रिपेयर्ड, मोटिवेट, स्टिमुलेट ना होती। ठीक है, इसी तरह हमारे बच्चे जब रेडी नहीं होते ना, वो नहीं पढ़ना चाह रहे और हम ज़बरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप यकीन करें बच्चों को कख भी समझ नहीं आता, और आप जब बच्चों को थोड़ा सा इनकरेज या मोटिवेट करके कुछ पढ़ाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो इसको कहते हैं रेडीनेस, द डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड ईगरनेस टू लर्न। अगर बच्चा रेडी है तो जो वो पढ़ेगा उसको बहुत अच्छा याद रहेगा, ज़्यादा देर तक याद रहेगा। अगर नहीं है, इस तरह की सिचुएशन है जैसे ये भाई का मुंह सूजा हुआ है, ठीक है, और ये बच्ची जो है वो बड़ी एक्साइटेड है कि मैंने अपनी टीचर से पढ़ना है, तो इसकी लर्निंग बेहतर होगी या इसकी बेहतर होगी? बच्ची की होगी या बच्चे की? जी, बच्चे की। बच्चे की होगी सर, जो मादा है जो बच्चे की स्टडी होगी। यस, जो सीखने में मादा है। हाँ जी। अच्छा, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्या है कि आपको मैंने लेक्चर दिया, आपने उसको 2, 3, 4 मरतबा पढ़ा, ठीक है, अच्छा, फिर आप 2-4 दिन या हफ्ते बाद दोबारा उसको रिवाइज भी करते हैं। इसीलिए मैंने सैटरडे संडे ऑफ रखा हुआ है। आज का लेक्चर इसलिए हुआ क्योंकि हमारा एक लेक्चर पहले मिस हुआ है, तो ताकि आप लोग जो है एक्सरसाइज कर सकें, रिवाइज करें अपने सारे कोर्स को जो आप एक वीक में पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं थिंग दैट आर मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर। जो चीज़ें आप बार बार पढ़ेंगे ज़्यादा याद रहेंगी, नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगी। तो ये जो है ना, वो जो टीचर इसको टास्क दे रहा है तो ये फौरी उसको कर रहा है, बार बार लिखने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छे नंबर ले जाता है। और ये जो ज़बान निकाल के बैठी हुई है, जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो उस वक्त भी ऐसे इसकी शक्ल बनी होती है, डिस यूज़ की वजह से, प्रैक्टिस ना करने की वजह से। लॉ ऑफ यूज़ क्या है? लर्निंग, इसके 2 सब लॉज हैं। लॉ ऑफ यूज़, लर्निंग आर स्ट्रेंथेंड विद रिपीटेड प्रैक्टिसेस, और लॉ ऑफ डिस यूज़ क्या है? लर्निंग आर वीकेंड व्हेन प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यूड। नहीं करेंगे तो साफ ज़ाहिर है फिर भूल जाएंगे चीज़ें। इसको लॉ ऑफ यूज़, डिस यूज़। लॉ ऑफ इफेक्ट, सवाल का जवाब दिया, टीचर ने कहा बहुत अच्छे, वेल डन बच्चे, वेरी गुड, और इसको कहते हैं इफेक्ट। तो बच्चा बड़ा खुश होगा, एक्साइटेड होगा। मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था तो मुझसे किसी उसमें ऑडिटोरियम में सवाल जवाब का सेशन था, तो मैंने एक सवाल उसने पूछा ना, तो मैंने जवाब दिया तो उसने चॉकलेट निकाल के मुझे दे दिया। मैं बड़ा एक्साइटेड, अब वो जो सवाल पूछे आप यकीन करें मैं हाथ खड़ा करूं, तो वो चॉकलेट मेरी मोटिवेशन थी, इफ़ेक्ट था मेरे उस आंसर का, ठीक है। तो कि मैं दोबारा मुझसे पूछे और मुझे चॉकलेट मिले, खैर दोबारा नहीं मिली मुझे। एक टीचर जब अपने बच्चों को इस तरह से इनकरेज करता है, क्लैपिंग करा देता है, वेल डन बोल देता है, एक्सीलेंट कहता है, थंब अप कर देता है, तो इसको कहते हैं लर्निंग को स्ट्रेंथन करना, ठीक है। यानी एक लर्निंग के जो एंड्स हैं ना या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अच्छे हों तो बच्चा बड़ा सेटिस्फैक्ट्री उसकी फीलिंग्स होती हैं, वो एक्साइटेड होता है। तो लर्निंग इज स्ट्रेंथन व्हेन इट इज़ अकम्पनीड बाय अ प्लेजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग। अगर ये बिल्ली
बाहर पीस ऑफ फिश नकली होता तो दोबारा आने की कोशिश करती पहले की तरह? कभी भी ना करती। ठीक है, तो लर्निंग इज वीकेंड व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद अनप्लीजेंट स्मेल। आप अच्छा काम करके जाते हैं, टीचर का मुंह वैसे ही बना हुआ है, वैसे का वैसा, उसे वो घर से लड़के और आपके साथ भी वो उसी तरह से ही पेश आ रहा है, तो इसको कहते हैं अनप्लीजेंट फीलिंग। बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली यार मैं इतना अच्छा काम करके आया हूँ और टीचर ने उसको उस पर मुझे ये रिस्पॉन्स दिया, तो साफ ज़ाहिर है वो डिस्टर्ब होगी। तो एक हम ना BF स्किनर की थ्योरी पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग साइकोलॉजी में। ये भी एक जो है ना वो बिहेवियरिस्ट थे थॉर्नडाइक। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट और ऑपरेंट कंडीशनिंग सेम चीज़ें हैं। ये फिर उस वक्त मैं बताऊंगा, चूँकि साइकोलॉजी में हमने दोबारा ये पढ़ना है तो उस वक्त मैं बताऊंगा। अच्छा, ये रॉबर्ट गैने हैं, इन्होंने थ्योरी दी थी इन हज़रत ने। इसने कहा कि डिफरेंट टाइप की लर्निंग होती है और उनके लिए डिफरेंट टाइप की टीचिंग रिक्वायर होती है। इसको उसने कंडीशंस ऑफ लर्निंग का नाम दिया। इसने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसने 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग और लर्निंग बताई हैं। ठीक है, इसकी थ्योरी को मतलब ये है कि इसने कहा कि 8 डिफरेंट टाइप की लर्निंग होती हैं, ये उनके नाम है। ये भी हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि लर्निंग का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसका मतलब बेसिक्स इसकी समझ रहे हैं इस थ्योरी की। तो इसकी थ्योरी को गैने 8 टाइप ऑफ लर्निंग या गैने हायरार्की ऑफ लर्निंग या थ्योरी ऑफ कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इसने कहा कि 8 डिफरेंट टाइप्स की लर्निंग होती है और उसके लिए ये कंडीशनल है कि उसके लिए उसी तरह की टीचिंग ये करानी चाहिए। इसी वजह से इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कंडीशंस ऑफ लर्निंग। 8 टाइप ऑफ लर्निंग, हायरार्की ऑफ लर्निंग भी इस थ्योरी को कहा जाता है। फिलहाल आप इसको इतना ही याद रखें, क्योंकि डिटेल में इन सारे स्टेप की एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल हम फिर साइकोलॉजी में जाके देखेंगे। एल्विन टॉफलर बड़े फेमस हैं, राइटर हैं अमेरिकन। तो इसने ना कहा कि 21वीं सदी का, मौजूदा सदी का जो अनपढ़ है ना, वो बंदा नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकता, अनएबल टू रीड एंड राइट, यानी वो नहीं है जो पढ़ या लिख नहीं सकता। इसने कहा कि आज की सदी का अनपढ़ वो है कि नॉट लर्न, जो सीख नहीं सकता। ठीक है, पढ़ लिख नहीं सकता। वैसे तो इलिटरेसी क्या होती है? लिटरेसी इज एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कम्प्रीहेंड एनी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी लिखी हुई तहरीर को पढ़ सकना, लिख सकना और उसके मतलब को समझ सकना, ये लिटरेसी कहलाती है। और अगर कोई ये नहीं कर सकता तो वो इलिटरेट, अनपढ़, जाहिल, उजड़ कहलाता है। इसने कहा कि ये इलिटरेसी नहीं है। इसने कहा कि वो जो पढ़ नहीं सकता, कैन नॉट लर्न, या पढ़ी हुई चीज़, सीखी हुई चीज़ को अनलर्न, भूल जाता है और रीलर्न, दोबारा सीखना नहीं चाहता। ठीक है, वन हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड कैन नॉट रीलर्न, इसने कहा वो क्या है? 21वीं सदी का इलिटरेट है। अब उसके बाद है फैसिलिटेटिव लर्निंग। फैसिलिटेटिव क्या है? यानी एक, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। चलें, आवाज़ आ रही है तो ये अभी लेक्चर हमारा है तकरीबन जो है ना हमें 15 मिनट मज़ीद लगेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर कोई ब्रेक लेनी है 5 मिनट की तो मिल सकती है। नो सर, कैरी ऑन करें। नो सर, थैंक यू। अगर मुझे लेनी हो तो ले लें सर आप सर ले सकते हैं। चलें, मैं पानी शानी पी लूँ, मेरा गला खुश्क होने लग गया। चलें ठीक है, मैं इसको ना पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को। जी आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी सर आ रही है। कैरी ऑन। जी कैरी ऑन करें। जी, हम फैसिलिटेटिव लर्निंग की बात कर रहे थे। फैसिलिटेटिव लर्निंग के फैसिलिटेट करना, सहूलत फराहम करना। फैसिलिटेटिव लर्निंग ये है कि एक टीचर क्या करता है, वो अपने बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करता है कि बच्चा सवाल कर सके। ठीक है, सवाल कर सके, चीज़ों को डिस्कवर कर सके और जो एग्जाम्पल, जो बातें टीचर बता रहा है वो उसको सोच के अपने इर्द गिर्द अपनी रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी, यूज़ भी कर सके। इसको कहते हैं फैसिलिटेटिव लर्निंग। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ मेरी कोशिश होती है कि आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल दी जाएं ताकि चीज़ समझ आ जाए।
फिर आपकी कोशिश क्या होती है कि आप फिर उसकी सिमिलैरिटी ढूंढ रहे होते हैं कि उसकी मिलती जुलती एग्जांपल आप भी बना रहे होते हैं। तो टीचर का काम यही है कि बच्चों को लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व करे पहले नंबर पे एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक, अब जब बच्चा इन्वॉल्व हो तो फिर वो सवाल करे एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, और फिर वो अपने आंसर डिस्कवर करे, एब्स्ट्रक्शन इसी को कहा जाता है। ठीक है, वो आंसर डिस्कवर करे। ठीक है, वो उसे थीम मेन जो उसका समरी है, मेन जो उसके अंदर आइडिया है, वो खुद बच्चा जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर ले और फिर उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करे। तो इसको कहते हैं फैसिलिटेटिव लर्निंग। इसकी ना 4 इसके एज होते हैं फैसिलिटेटिव लर्निंग के। एक्टिविटी यानी इन्वॉल्वमेंट, एनालिसिस यानी आस्किंग क्वेश्चन, बच्चा सब ज़रा एनालिसिस तभी करेगा ना जब सवाल पूछेगा, एनालिसिस होगा तो वो सवाल पूछेगा। एब्स्ट्रक्शन, उसमें से आंसर डिस्कवर कर रहा है। अप्लाई, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कि अपनी किसी बात को अप्लाई करे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। ये एग्जांपल भी लिखी हुई है कि टीचर जो है वो को पढ़ा रहा है सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, तो टीचर हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों तक पहुंचा रहा है, बच्चों को एक्टिविटीज़ भी करा रहा है। तो ये फैसिलिटेटिव लर्निंग है। उसके बाद है एक्टिव और पैसिव लर्निंग। अब ये बड़ी आसान सी हैं दोनों डेफिनेशन। वो लर्निंग जो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है वो एक्टिव होती है, और जो टीचर सेंटर्ड होती है वो पैसिव होती है। ठीक है, जो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है इसमें टीचर सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, बच्चा सिर्फ चुप करके गौर से सुन रहा है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बच्चा सवाल जवाब भी नहीं कर सकता। उसका काम क्या है कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको एज इट इज़ समझना। जबकि पैसिव लर्निंग में, जबकि जो एक्टिव लर्निंग है उसमें क्या होगा कि बच्चा खुद बोर्ड पे आके खुद सवालों के जवाब खुद सॉल्व करे कोई एक्टिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़रिए। तो वो लर्निंग जिसमें बच्चा इन्वॉल्व होता है उसको एक्टिव लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, और ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, इसमें बच्चे की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, एक्टिविटीज़ कराना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट। जबकि पैसिव लर्निंग में स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होता और ये टीचर डायरेक्टेड होती है। लेक्चर मेथड जैसे इसकी एग्जांपल है, टीचर लेक्चर दे देता है, आता है, सारा टॉपिक डिस्क्राइब करते और चला जाता है। तो एक्टिव लर्निंग में, अच्छा सवाल है आपसे, एक्टिव लर्निंग में कौन एक्टिव होता है? शाबाश। और पैसिव लर्निंग में कौन एक्टिव होता है? टीचर। टीचर। नहीं भाई, पैसिव में किसने कहा स्टूडेंट? पैसिव में टीचर होगा। अब ये बात मैंने ना आगे एक जगह रिलेट करके आपसे एक चीज पूछनी है, याद रखिएगा अभी अगले किसी टॉपिक में। उसके बाद है मोटर लर्निंग, फिजिकली। कल हमने पढ़ा था कि व्हाट टाइप ऑफ एबिलिटीज डेवलप्ड बाय एजुकेशन, परसों वाले लेक्चर में। तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी कि एजुकेशन ये चीज़ें डेवलप करती है। तो उसमें एक फिजिकल डेवलपमेंट भी था ये वाली, कि इससे हमारी वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, साइकिल राइडिंग वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों से हमारी जो लर्निंग होती है वो कौन सी होती है? मोटर लर्निंग। मोटर कहते हैं मूवमेंट को। तो जब हम मूव करते हैं किसी भी हवाले रेफरेंस से, चाहे वो शॉर्ट मूवमेंट है या हमारा रिदमिक मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, या फिर वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग है, तो इससे हमारे मसल्स मूव करते हैं। तो इस तरह इससे हमें लर्निंग होती है हमारी कि हमने अपनी बॉडी को जो है वो कैसे फिट रखना है, फिटनेस कैसे हमने मेंटेन रखनी है, ये मोटर लर्निंग होती है। नहीं पूछी जाएगी कभी आपसे, वैसे मैंने यहाँ शामिल की हुई है। वर्बल लर्निंग, ऐसी लर्निंग जिसमें हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, कोई वर्ड, सिंबल, पिक्चर। ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स होती है। ठीक है, इससे फिर वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, उनकी फिर साउंड्स होती हैं। ये सिंबल या साइन होते हैं अल्फाज के, जैसे A, B, C, D, ये सारे सिंबल हैं, साइन भी इनको कहा जाता है। तो वर्बल लर्निंग वो लर्निंग होती है जब हम किसी लैंग्वेज के ज़रिए से साइन, सिंबल, वर्ड्स, साउंड्स, पिक्चर्स, इनसे चीज़ें सीखते हैं, इसको हम वर्बल लर्निंग कहते हैं। उसके बाद है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं? किसी चीज़ के तसव्वुर को, कि वो चीज़ हुई कैसे, कैसे वकूअ पज़ीर हुई, कैसे प्रोसेस हुआ, उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब देखें, आपको फॉर्मल एजुकेशन को कॉन्सेप्ट पता है कि क्या होती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक बच्चा स्कूल में जाता है, गवर्नमेंट के स्कूल में, तो वो कौन सी एजुकेशन एक्वायर कर रहा है, तो आप सब कहेंगे कि सर वो फॉर्मल एजुकेशन है। मैं कहूँगा कि एक बच्चा मस्जिद में इमाम साहब से जो है वो कुरान मजीद पढ़ रहा है, वो कौन सी है? आप कहेंगे इनफॉर्मल है। मैं कहूँगा जी वो अखबार पढ़ता है, तो उसे कौन सी एजुकेशन है? आप कहेंगे इनफॉर्मल है। क्यों? आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ठीक है,
अच्छा, एक बच्चा जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री करता है, वो कौन सी लर्निंग होगी? शाबाश, एजुकेशन होगी। यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही, हाँ यस, यही आपका कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप किसी भी प्रोसेस को समझते हैं और उसका मेन थीम अपने दिमाग के अंदर बिठा लेते हैं। ये आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग है, ठीक है। ये लर्निंग विच इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एक्टिविटी, टास्क और कॉन्सेप्ट विच कंस्ट्रक्ट दैट कॉन्सेप्ट। आप वो सारी चीज़ें उसके अबाउट, यानी उसकी एग्जाम्पल, उसकी डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, उस प्रोसेस या एक्टिविटी सारी समझते हैं कि जो उस कॉन्सेप्ट के पीछे, उस टॉपिक को समझने के पीछे शामिल होती हैं। कॉन्सेप्ट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट एंड रूल्स, ठीक है। एट्रीब्यूट से मुराद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और रूल्स उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं। इसमें हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, यानी आपको थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, ये आप सोचते हैं तो आपको एग्जांपल याद आती है ना, तो थिंकिंग, रीजनिंग इसके अंदर शामिल होती है। उसके बाद है सिंक्रोनस लर्निंग और एसिंक्रोनस लर्निंग। आप देखें क्लास के अंदर ना टीचर और स्टूडेंट मौजूद, जैसे इस वक्त आप और मैं मौजूद है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लाइव मुझे सुन रहे हैं। जब भी कोई टीचिंग लर्निंग इंटरनेट के जरिए होगी और लाइव होगी, वो सिंक्रोनस लर्निंग होगी। जब भी कोई टीचिंग और लर्निंग क्लासरूम के अंदर होगी, फिजिकल है, जिसमें स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट मौके पे कर सकते हैं, ये भी सिंक्रोनस होगी। और ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, टीचर की टीचिंग और स्टूडेंट के जो फीडबैक या रिस्पॉन्स के दरमियान या क्वेश्चन करने के दरमियान कोई गैप होता है, उसको एसिंक्रोनस लर्निंग कहते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने मुझे बताना है कि इसमें सिंक्रोनस कौन सी और एसिंक्रोनस कौन सी है। मेरे यूट्यूब के ऊपर लेक्चर पड़े हैं, उनको कोई सुन के उनसे कोई चीज़ सीखता है, वो कौन सी लर्निंग होगी? शाबाश। क्यों? उस पर मैं बैठा नहीं होता? नहीं, उस पर मैं होता नहीं हूँ। सर क्वेश्चन आंसर नहीं होता सर, अगर उसमें हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, यानी कम्युनिकेशन का गैप मौजूद है, ऐसे है। जी जी बिल्कुल। इसको याद रखिएगा, ये दोनों टर्म भी 3-4 मरतबा यूज होंगे। ओके 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 जी। इस तरह कह सकते हैं सिंक्रोनाइज लर्निंग है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, और एसिंक्रोनाइज जो है वो ऑनलाइन लर्निंग हम कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं आप, यस कह सकते हैं। अच्छा, अब देखें, नहीं सर, ऑनलाइन में जिस तरह आप क्लास ले रहे हैं क्वेश्चन होते हैं सर। नहीं, ऑनलाइन उनका मुराद ये है कि ऑनलाइन किसी सोर्स से, वो तो उनको समझ आ गई है कि मैं अगर ऑनलाइन लाइव, अभी मैंने 2 एग्जांपल दिए ना, देखिए मेरी बात सुने, मैंने 2 बातें बताई हैं आपको डेफिनेशन समझाने से पहले कि उस्ताद क्लास में पढ़ा रहा है, सिंक्रोनस है, मैं और आप लाइव बैठे हैं, सिंक्रोनस है, ठीक है। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप पे या किसी और जगह से आपको कोई डाटा मिलता है तो वो एसिंक्रोनस होगा। तो सिंक्रोनस क्या है? स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्ट कर रहे हैं सेम टाइम में, फौरी फीडबैक मिल जाता है, फिजिकल क्लास है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, लाइव क्लास है, लाइव चैट है, ठीक है, रियल टाइम रिस्पॉन्स होता है। एसिंक्रोनस में इंटरेक्शन नहीं है सेम टाइम पे, ठीक है, कम्युनिकेशन लाइव नहीं है, ईमेल है, यूट्यूब लेक्चर हैं, क्लास ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट से जो लर्निंग होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब ये देखें, ऑब्जेक्ट क्या होता है? चीज़ों को कहा जाता है। बच्चों को हम ना जो चीज़ें पढ़ाते समझाते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स, जिनको आजकल टीचिंग एड्स कहा जाता है, वो क्लास के अंदर हम वहीं रख देते हैं, बच्चे उसको छेड़छाड़ करते हैं, मैनिपुलेट यूज़ करते हैं और उससे सीखते हैं। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्लास में, चीज़ों को क्लास में रखते हैं, बच्चे उन चीज़ों को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। अब साफ ज़ाहिर है, एक बच्चे को आप सिखा रहे हैं ना कि बच्चों सफ़ेद कलर और रेड कलर मिक्स करने से पिंक कलर बनता है, ठीक है, आप उनको समझा रहे हैं ये 2 चीज़ें। और एक ये है कि आप उसी क्लास में बच्चों को कहते हैं आ जाएं जी टेबल पे, ये लें जी, ये वाइट कलर है, ये है रेड है, इसको मिक्स करें, बताएं क्या बनता है। अब कौन सी बात ज़्यादा देर तक याद रहेगी बच्चों को? जी आपसे सवाल। जो खुद करेंगे। एक्सपीरियंस अब ऑब्जेक्ट क्या जो अपने हाथों से करेंगे यस वो ज्यादा याद रहेगी बताने से ज्यादा। अब देखें ऑब्जेक्ट क्या था? वो कलर थे दोनों, मटेरियल था, उनको मिक्स करने के लिए स्पून था, जो भी चीज़ें थी, तो ये ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अ टीचिंग मेथड वेयर बाय अ स्टूडेंट इंगेज विद ऑथेंटिक और रेप्लिका मटेरियल, यानी ऑथेंटिक से मुराद वही एक्चुअल मटेरियल जिनसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, या रेप्लिका, जैसे ये देखें ये रेप्लिका है, यानी किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी है।
ठीक है। in their learning in order to gain discipline specific knowledge or practical observation or practical skills that can be applied in various field। OBL जो है ये हम इसी चैप्टर में आगे जाके आखिरी टॉपिक है हमारा कोल्ब एक्सपेरेंशियल लर्निंग साइकिल, उसके ये 4 कंपोनेंट हैं, उसमें भी यही एग्जांपल हम दोबारा कोट करके दोबारा इसी को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप OBL को समझ चुके हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग, और इसमें कोल्ब लर्निंग साइकिल एक्सपेरेंशियल लर्निंग यही है जो हमने अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, कोल्ब ने इसी के स्टेप्स बताए हुए हैं 4, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसमें आप देखेंगे बच्चों को टीचर ने कहा कि ये कोई प्रोजेक्ट दिया, इसको इधर इस क्लास को दे दिया कोई प्रोजेक्ट, ये सारे बच्चे मिलके, मिसाल के तौर पर आप जो है ये बच्चे बना रहे हैं मेरे ख्याल में ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रहे हैं, ये इस तरह को काम कर रही है भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मॉडल बना के दिखाओ, तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। सिखाया, समझाया और साथ में उनको ये असाइनमेंट दे दी कि ये मुझे करके दी, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग दैट इंगेज स्टूडेंट विद कोर्स कंटेंट एज दे वर्क थ्रू कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट पे जब बच्चा काम करके कोई चीज़ सीखता है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, PBL। अच्छा, उसके बाद है यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग। अब यूनिवर्सल डिज़ाइन है इंगेज, रिप्रेजेंट एंड एक्टिव एक्सप्रेशन, ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। हमें अल्लाह ताला ने जो ज़हनी सलाहियतें दी हुई है ना, तो ये टीचर का कमाल होता है कि वो बच्चे के जहन को पढ़ के जिस तरह से बच्चा समझना चाहता है उस तरह से उसके बच्चे में चीज़ें उसको डालने की कोशिश करता है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा होता है। इसको कहते हैं UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग। हर एक जहन को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी हुई है चीज़ें समझने की। कल हम एक लेक्चर पढ़ेंगे मंडे को कि बच्चे ना 4 मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं उनके, कुछ जो है वो विजुअल होते हैं, चीज़ें देख के बहुत जल्दी समझते हैं, कुछ सुन के जल्दी समझते हैं, कुछ रीडिंग राइटिंग से अच्छा समझते हैं, कुछ प्रैक्टिकली करके अच्छा समझते हैं। तो मतलब हर एक बच्चे का अपना एक स्टाइल होता है। अब क्लास में हमारे पास मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, अब टीचर का काम क्या होता है, UDL पे फोकस करना कि मेरी क्लास में जो मुझे किस तरह की लर्निंग बच्चों को करानी चाहिए ताकि हर बच्चे का जहन उसको एक्सेप्ट कर ले, इसी को कहते हैं UDL, a framework to improve and optimize teaching and learning for all people based on scientific insight to how humans learn। बच्चे कैसे सीखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको 4 मेथड्स बताए हैं कि इनसे सीखते हैं। इसके 3 प्रिंसिपल, इंगेज, हर बच्चे को आप इंगेज करते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू। रिप्रेजेंटेशन, यानी इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे वाई ऑफ लर्निंग, इंगेज, बच्चे क्यों लर्न करेंगे। दूसरा है व्हाट ऑफ लर्निंग, इसमें हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन में हर बच्चा क्या करता है, उसको कोई ना कोई टास्क हम किसी न किसी हवाले से देते हैं या किसी न किसी हवाले से उसको हम शामिल कर लेते हैं उसमें अपनी असाइनमेंट के अंदर, अपनी लर्निंग के अंदर। एक्शन एंड एक्सप्रेशन, हम उस बच्चे से वो टास्क कराते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। 3 इसके प्रिंसिपल हैं, इंगेज करना, रिप्रेजेंट करना, हर बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी न किसी टास्क, और एक्शन एंड एक्सप्रेशन। अच्छा जी, उसके बाद है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव एक मेजर टर्म है। अब इसमें स्टूडेंट और टीचर आपस में मिल के काम करते हैं, an umbrella term that cover many different method in which student work together to solve a problem, ठीक है। अब ये इसके मुख्तलिफ आगे टाइप्स हो सकती हैं, ये हम पढ़ेंगे। ये जिगसा, फिश बाउल, केस स्टडीज, ये सारी की सारी इसी चैप्टर के अंदर आगे हमने डिटेल में जाके पढ़ना है। कोलैबोरेशन का मतलब मिल के काम करना, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, 3, 4, 5 स्टूडेंट मिल के कोई भी टास्क जो सर अंजाम देते हैं उसको कोलैबोरेटिव लर्निंग कहा जाता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग एक सोशल एस्पेक्ट है। सोशल से मुराद वो चीज़ होती है जिसमें काफ़ी सारे लोग मिलके काम करते हैं, उसको सोशल चीज़ कहा जाता है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग एक सोशल लर्निंग है जिसमें सारे बच्चे मिलके आपस में मिलके किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में, जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी अभी ये इसकी प्रोजेक्ट की, ये भी एक तरह की कोलैबोरेटिव लर्निंग है, इसकी एग्जांपल है, ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की। यानी जब बच्चे मिलकर काम कर रहे हो, कुछ चीज़ सीखते हैं आपस में, तो इसको कोलैबोरेटिव लर्निंग कहा जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये कल हमने ना बल्कि कल पढ़ा था ना, साइंटिफिक मेथड टाइप्स ऑफ नॉलेज में, यस, तो ये उसी की एग्जांपल है। तो इसमें टीचर क्या करता है, कोई प्रॉब्लम देता है, बच्चे उस पर एक हाइपोथेसिस या थिंकिंग, रीजनिंग बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस पर अपने रिजल्ट जनरलाइज करते हैं। क्या मतलब, टीचर ने प्रॉब्लम दे दिया, मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदा है, उसके पास एक बकरी और एक शेर है और घास की टोकरी या फूलों की टोकरी है, उसने नदी क्रॉस करनी है, ठीक है। अब वो जो पुल है ना, वो लकड़ी की और छोटी है, वो एक वक्त में
अपने साथ किसी एक चीज़ को लेके जा सकता है, फूल की टोकरी ले जा सकता है, लेकिन शेर या बकरी में से किसी एक को लेके जा सकता है। अब वो किस को लेके जाएगा? आप बच्चों को ग्रुप बनाते हैं, हाँ जी इस पे सोचो और मुझे जवाब दें। अगर वो बकरी को और उसको शेर को उधर छोड़ता है तो शेर बकरी खा जाएगा, और अगर बकरी और फूलों की टोकरी को उधर रखता है तो बकरी फूल खा जाएगी। फिर वो क्या क्या करेगा? अब ये एक प्रॉब्लम है, बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह वो जैसे टाइम लिमिटेड प्रॉब्लम होते हैं कि फ़लाँ की दादी, फ़लाँ की खाला, उसकी क्या लगेगी, इस तरह के कोई प्रॉब्लम है। साइंटिफिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। जब टीचर बच्चों को प्रॉब्लम देता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि 12 सेब हैं आपके पास, आपने इनको जो है वो इक्वली शेयर करने हैं 3 फ्रेंड्स के अंदर, आप कैसे करेंगे? ये भी एक प्रॉब्लम है। आप ग्रेड 1-2 के बच्चों को इस तरह की चीज़ें, डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दे सकते हैं। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है। आप ये इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और ग्रुप असाइनमेंट भी दे सकते हैं। उसके बाद है पेयर एसोसिएटेड लर्निंग। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ आप जोड़ के पढ़ाते हैं, जैसे एप्पल, फ्रूट, पानी, वाटर, लिक्विड, ठीक है। तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिला के पढ़ाना, ठीक है, इसको कहते हैं पेयर एसोसिएटेड लर्निंग। अ सिचुएशन वेयर लर्निंग टास्क आर प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट दे मे बी लर्नड बाय रीजन ऑफ देयर एसोसिएशन। इट इज़ कॉग्निटिव प्रोसेस where 2 items or stimuli are paired together to create association। उसके बाद है सीरियल लर्निंग। जब आप किसी चीज़ को सीक्वेंस में याद करते हैं ना, इसको सीरियल लर्निंग कहा जाता है। 1947 से 2024 तक हमारे जितने भी जो प्रेसिडेंट्स हैं, इनके नाम याद करना सीक्वेंस में, इसको क्या कहा जाता है? सीरियल लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। हम इसमें लर्निंग मटेरियल के साथ याद करते हैं। जी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी तो कहते हैं। यस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद है जी पॉजिटिव लर्निंग, अच्छी चीज़ें सीखना, स्किल्स, वैल्यूज़, एथिकल नॉर्म्स जो हमारे बिहेवियर को डिज़ायर डायरेक्शन में पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं, वो लर्निंग हमारी पॉजिटिव लर्निंग होती है। मिसाल के तौर पर आप बुक राइटिंग सीखते हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है ड्राइंग, पेंटिंग सीखते हैं, कोई स्पोर्ट्स सीखते हैं, ठीक है, आप जो है इस्लामिक स्कॉलर बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं, अच्छे नातख़्वाह बन जाते हैं, तो ये पॉजिटिव लर्निंग होगी। आप चोरी, डकैती, इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, इन ये चीज़ें, इनकी आप किसी से जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, ये आपकी नेगेटिव लर्निंग, एरोनियस, अनहेल्दी नॉलेज। पॉजिटिव नॉलेज वो होता है या लर्निंग वो होती है जो आपके और आपकी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती है। नेगेटिव वो होती है जो आपकी और आपकी सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। इंटीग्रेटेड, जिसमें आप सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ लेके चलते हैं। अब ये पॉजिटिव लर्निंग है, ये बच्चा जो है इसको उसने देखा अफसुर्दा इस बच्ची को, तो उसको सहारा देने की कोशिश कर रहा है, और ये जो है जेब से वैलेट निकाल रहा है, तो ये एक तरह की नेगेटिव लर्निंग है कि ये जेब तराशी, पॉकेट पिकिंग कैसे की जाती है। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग जब हो रही हो एज इट इज़, जैसे आपका टीचर आपको कह रहा है, ये इंस्ट्रक्शनल लर्निंग है कि मैंने तुम्हें ऐसे कहा, ऐसे ही करो। वो लर्निंग जो टीचर की गाइडेंस में हो रही होती है, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग होती है। ट्रेडिशनल लर्निंग, जब आप सिर्फ एक सिंगल टास्क समझ रहे होते हैं ना, 2 + 2 = 4, पूरा लेक्चर इसी पे होगा, ये ट्रेडिशनल लर्निंग है। उसके बाद है कॉग्निटिव मेमोराइजेशन। कॉग्निटिव मेमोराइजेशन ये है कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका टीचर आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसको कहते हैं कॉग्निटिव मेमोराइजेशन। यानी एक बच्चे नहीं पढ़ रहे होते ना, तो टीचर ज़बरदस्ती उनको पढ़ाने की कोशिश करता है, तो इसको कॉग्निटिव मेमोराइजिंग बोला जाता है। लास्ट हमारी स्लाइड है जी, इसके बाद हमारा अगला लेक्चर होगा कल इंशाल्लाह ताला, सेकंड लास्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? लर्निंग टू व्हेन लर्नर इज लर्निंग टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स अपनी। अब देखें ऊपर हमने बात की है कि कॉग्निटिव मेमोराइजेशन, यानी एक बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा और टीचर ज़बरदस्ती उस पर कोई चीज़ इम्पोज कर रहा है, ये कॉग्निटिव मेमोराइजेशन कहलाती है। इसके बरक्स होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वो लर्निंग जब बच्चा अपनी मर्जी से कोई चीज़ सीख समझ रहा होता है ना, इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहा जाता है। यानी बच्चा एक्टिवेटेड है, मोटिवेटेड है, स्टिमुलेटेड है, वो खुद सीखना चाहता है अपनी मर्जी से, इसको कहते हैं। ये देखें, ये बच्चे जो है मोटिवेटेड हैं, ये बड़े खुश हैं, एक्साइटेड हैं, ठीक है। ये जो विंड एनर्जी सोर्स है ना, ये उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये बड़े एक्साइटेड हैं, ठीक है। मुंह से हवा पैदा करके इससे एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिव हैं प्रोजेक्ट के अंदर, इंक्वायर कर रहे हैं इस लर्निंग प्रोसेस को खुद डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहा जाता है। व्हेन लर्नर इज लर्निंग टू सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड वांट्स, ही इज एक्चुअली डूइंग
It involves the use of activities, projects, and inquiries in learning, as all of these are learner-centered learning modes. Learners learn through direct experience. तो ये वही डेविड कॉल्ब वाला साइकिल है जो अभी थोड़ी देर पहले भी इसका हमने जिक्र किया। तो ये कॉल्ब ने एक्सपेरिएंशियल लर्निंग साइकिल दिया था, इसको हम आगे देखेंगे। ट्रांसफ़र लर्निंग, एक चीज़ कल आपको पढ़ाई, उसी से मिलती जुलती कोई और बात आपको आज मैंने पढ़ाई, तो आप इसको क्या कहते हैं, उसको पहले वाली लर्निंग की बेस पे नया टास्क सीख रहे हैं तो इसको ट्रांसफ़र लर्निंग कहा जाता है। प्रीवियस की बेस पे नया कोई टास्क आप सीख रहे हैं तो इसको ट्रांसफ़र लर्निंग कहा जाता है। कल मैंने इनफॉर्मल लर्निंग पढ़ाया, ठीक है। आज मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एक इदारा है, उसकी कोई बुक्स नहीं है, ठीक है, वो टीचर की मर्ज़ी है, जब आता है वो जो उसको अच्छा लगता है वो पढ़ा देता है, कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं है। और एक दूसरा इदारा जिसकी बाकायदा बुक्स हैं और उन बुक्स के अंदर बाकायदा टॉपिक्स हैं और उन्हीं को टीचर ने पढ़ाना होता है। कौन सा उसमें बुक्स या करिकुलम फॉर्मल होगा, कौन सा नॉन फॉर्मल होगा? जी शाबाश। प्रिंटिक होगा सर, जो फिक्स्ड है, जो एक प्रोफेशनल वे में है, वो फॉर्मल होगा। जो प्रिंटेड फॉर्म में बाकायदा रिटन में मौजूद है वो फॉर्मल है। कैसे पता चला? कल हमने पढ़ा तो था फॉर्मल इंस्टीट्यूट का। इसी को कहते हैं ट्रांसफ़र लर्निंग। प्रीवियसली लर्न टास्क की बेस पे जब आप कोई नया टास्क उससे मिलता जुलता सीखते हैं ना, इसको ट्रांसफ़र लर्निंग कहते हैं। ये स्पीडी होती है, जल्दी चीज़ें समझ जाती हैं और कम टाइम में समझ आ जाती हैं। उसके बाद है ये जैसे यहाँ पे भी है कि आपको पहले दिन वालिद को बच्चे ने साइकिल का कोई स्टेप सिखाया, फिर अगले दिन, तो पहले वाली लर्निंग के बेस पे नया टास्क सीखा जाता है तो जल्दी बंदा सीख जाता है। उसके बाद है वर्टिकल लर्निंग, जब पढ़ाने वाला आपसे एज में, एक्सपीरियंस में बड़ा हो, इसको कहते हैं वर्टिकल लर्निंग। और पढ़ाने वाला आपका एज फेलो हो, पीयर हो, ठीक है, क्लासमेट हो, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला मॉडर्न लर्निंग टेक्निक्स, ब्लेंडेड लर्निंग से ऑनवर्ड कल हम शुरू करेंगे। आज के टॉपिक में कहीं से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा